आप जो है एग्जाम में जाने से पहले दो टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको एक बार देख करके जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान होगा। तो आखिर में ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण का मतलब क्या होता है, उसका आशय क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये तो समझना जरूरी है। यानी उसमें लिखी गई जो भी चीजें हैं वो हमारे व्यापार का वित्तीय स्थिति पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और पिछले क्लास में हमने आपको वित्तीय विवरण पढ़ा दिया, यानी कंपनी के वित्तीय विवरण, जिसमें हम लोगों ने स्थिति विवरण के तौर पर पढ़ा था आर्थिक चिट्ठा, और जिसमें आय विवरण के तौर पर हमने पढ़ा था क्या, लाभ हानि विवरण। और हमने बोला था कि इन दोनों के फॉर्मेट्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के आधार पर आगे की जितने भी चैप्टर्स सब है, यानी आज का चैप्टर जो वित्तीय विवरण के विश्लेषण है, इस चैप्टर का नाम, इसमें भी हम लोग जो है उसी से रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे। वैसे तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको यही जो है राय देंगे कि आप जो है एग्जाम में जाने से पहले दो टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको एक बार देख करके जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट और किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है थोड़ा मोड़ा हम आज की क्लास में आपको बता देंगे। आप अपनी किताब से एक नजर बस उसको देख लेते हैं तो वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान होगा और आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को लगाते हुए पूरा का पूरा बढ़िया मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग जो है यही वन शॉट सीरीज हम लोग का जो चल रहा है, उसके अंदर हम लोग जो है लेखा शास्त्र का अगला चैप्टर देखने वाले हैं। लेकिन उस अगले चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आज के लक्ष्य में हमारा क्या क्या है, क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो देखिए, आज के लक्ष्य में हम लोग जो है कुछ चीजें कवर करेंगे, जैसे क्या, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आशय। यानी अब हम लोग वित्तीय विवरण नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उसके विश्लेषण पढ़ रहे हैं। तो विश्लेषण का क्या आशय है, क्या होता है, ये आज समझेंगे। उसके बाद जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण का उद्देश्य जानेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता या महत्व जानेंगे। फिर उसके बाद वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपयोग या सीमाएं जानेंगे। फिर उसके बाद जो है वित्तीय विश्लेषण के प्रकार या विधियां जानेंगे। ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में आप जो है आज के लेक्चर में सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक बात। इसमें हम लोग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है वित्तीय विवरण, जो हम लोग पिछले क्लास से ही स्टार्ट कर चुके हैं। उसी का अगला पार्ट वित्तीय विवरण का विश्लेषण एवं निर्वचन। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग वित्तीय विवरण जो बनाते हैं उसका विश्लेषण कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, और उसका निर्वचन कैसे कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले, जानने वाले हैं। पूरी तरह से यह चैप्टर थ्योरी के बेस पे है, यानी थ्योरेटिकल है। और आप समझेंगे कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो जनरली थ्योरी ही आता है। लेकिन हमने फिर भी बोल दे रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स आने बंद हो चुके हैं, लेकिन बाई चांस अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। आराम से आप एक बार में रटा रटाया तरीका होता है, फटाक से आप जो है सॉल्व कर लेंगे, पूरा का पूरा मार्क्स आप पा जाएंगे, है ना बात। तो वो भी हम थोड़ी मोड़ी चीजें आपको इस लेक्चर में समझा देंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई जो चैप्टर है उसका नाम जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण है। तो आखिर में ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण का मतलब क्या होता है, उसका आशय क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये तो समझना जरूरी है ना बात। तो समझिए, आपको ये बात समझने के लिए यहाँ पर चीजें क्या बताया गया है कि जॉन एन मायर जो है, इनके अनुसार हमने डेफिनेशन दिया है। जॉन एन मायर के अनुसार उन्होंने क्या बोला है, फिर हम अपने लैंग्वेज में भी आपको बताएंगे। बोला है उन्होंने, वित्तीय विवरण विश्लेषण व्यापक रूप में एक समूह द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न वित्तीय कारकों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। साथ ही विवरणों की श्रृंखला इन कारकों की प्रवृत्ति का अध्ययन भी है। मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा यार, इससे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपने वित्तीय विवरण पढ़ा पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में। उसमें आपने क्या देखा था कि हमने बैलेंस शीट पढ़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा था। उसमें बहुत से मदे लिखे जाते थे यार। बैलेंस शीट में आपने शेयर कैपिटल देखा होगा, रिजर्व एंड सरप्लस देखा होगा, ये सारी की सारी जो लाइन बाय लाइन आपने सारी की सारी चीजें देखा होगा। उसमें आपने जो है नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें देखा होगा। फिर एसेट्स में भी आपका जो है इस तरह से आपने देखा होगा, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, बहुत कुछ उसमें था। उसी तरह आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी बहुत कुछ देखा। उसमें ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है मद है, इनको हम लोग कहते हैं वित्तीय कारक। ठीक है, वित्तीय घटक, यानी उसमें लिखी गई जो भी चीजें हैं वो हमारे व्यापार का वित्तीय स्थिति पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं, है ना बात। अब उन सभी चीजों को हमने डायरेक्ट लिख दिया, अपने व्यापार का जो है वित्तीय स्थिति ज्ञात कर लिया और अपने व्यापार का हमने लाभ हानि स्थिति ज्ञात कर लिया। लेकिन उसको ज्ञात करने के बाद उसका निचोड़ निकालना, यानी आखिर में इतना लाभ हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से, उसके पीछे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डाला है। आखिर में इतना हानि हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण है, उसके पीछे कौन कौन सी चीजें जो है इफेक्ट डाला है।
हमारे व्यापार की इतनी संपत्ति है तो क्यों है, कैसा है, और हमारी संपत्ति कहाँ गई, क्या प्रकार हुआ, उसमें किस प्रकार की कमी हो रही है, किस प्रकार की अधिकता हो रही है, हमारे व्यापार का दायित्व है इतना है तो कैसे हो रहा है, हमारे पास इतना कैश है तो कैसे हो रहा है। ये सब कुछ के निचोड़ निकालना ही हमारा विश्लेषण कहलाता है। किस चीज का, वित्तीय विवरण का विश्लेषण, है ना बात। यानी दुनिया भर का जो हमारा वित्तीय विवरण में हम जो जो आइटम लिखते हैं, जितनी भी चीजें लिखते हैं, उन सबके बारे में निचोड़ निकालना, उनसे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छाट छाट कर निकालना, समझना, उन सभी घटकों के बीच में संबंध स्थापित करना। जैसे हमारा लाभ बहुत ज्यादा हो रहा है तो लाभ का आधार क्या है, सेल, विक्रय। अगर विक्रय ज्यादा होगा तभी लाभ ज्यादा होगा, तो लाभ और विक्रय में क्या संबंध है, ये विश्लेषण का पार्ट है ना बात। तो संबंध स्थापित करना उन घटकों के बीच में, उन घटकों से जो है सारा का सारा व्यापार का निचोड़ निकालना, यही क्या कहलाता है, यही वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। अब देखिए हमने जो आपको बताया वो बात यहां पर आप पढ़ेंगे तो वो बात नहीं समझ में आया, इसलिए अपने लैंग्वेज में भी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। और ये किताबी लैंग्वेज है, इनको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो भाई थोड़ा मोड़ा किताबी लैंग्वेज और परिभाषा तो लिखना ही पड़ता है। तो जॉन एन मायर का जो डेफिनेशन है आप याद कर लीजिएगा, बाकी जो हमने आपको समझाया उस चीज को भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं, अब जब हम ये बात जान गए तो अब हम लोग को समझना कि जो विश्लेषण है या निर्वचन है उसका क्षेत्र क्या है, मतलब वो किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, उनको क्या क्या उससे महत्व निकलता है, यही आपको मुख्य रूप से यहाँ पे देखना है। तो देखिए, तो विश्लेषण एवं निर्वचन, अच्छा विश्लेषण तो हमने बताया, इसमें एक शब्द निर्वचन भी आ गया यहाँ पर। अब ये निर्वचन क्या है, तो देखिए विश्लेषण क्यों करते हैं, विश्लेषण करके हम लोग निचोड़ निकालते, सारी बातों को हम लोग समझ लेते, सारी बातों को हम निकाल लेते। निर्वचन होता है फ्यूचर की प्लान, समझे, यानी आपका जो है आप आगे इन सभी चीजों को समझने के बाद अपने कौन से स्टेप लेंगे, इन सभी चीजों पर जो है जानकारी हासिल करना है, इन सभी चीजों का जो है निर्णय लेना, यही आपका जो है निर्वचन कहलाता है। ठीक है, यानी हमारा लाभ 12,000 हुआ, अगले बार हम लाभ को ऐसा कैसा करेंगे, हमारा 15,000 हो जाएगा, हमें अपने बिजनेस में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, हमें अपने व्यापार में और कौन कौन से जो है रूल्स रेगुलेशन अपनाना चाहिए, और कौन से तरीके हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारा व्यापार और अच्छा हो। ठीक है, अगर हमारे व्यापार में हानि हो रहा है, हमारा व्यापार खराब कंडीशन में, तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए, क्या क्या ऐसे करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे व्यापार की हानि जो है वो क्या हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। यही होता है आपका निर्वचन। ठीक है, और निर्वचन कैसे हो पाएगा भाई, निर्वचन करने के लिए विश्लेषण जरूरी है ना बात, निर्वचन करने के लिए विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि विश्लेषण से आपको चीजों निचोड़ मिलता है, चीजों के बारे में संबंध पता चलता है, कौन कौन से चीजें आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं चीजों के आधार पर ना आप निर्वचन कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये विश्लेषण और निर्वचन दोनों साथ साथ चलते हैं। चैप्टर का नाम भी क्या है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण और निर्वचन, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब इनका क्षेत्र क्या है, तो देखिए क्षेत्र क्या है, पहला क्षेत्र अर्जन क्षमता एवं लाभदायकता का ज्ञान होना। ठीक है, विश्लेषण और निर्वचन के जरिए हमें अपने व्यापार का अर्जन क्षमता, यानी हमारा व्यापार कितना कमा सकता है और उसकी लाभदायकता क्या है, इसका ज्ञान हो पाता है। दूसरा बात क्या है, प्रगतिशीलता का ज्ञान होना, इसके जरिए हम अपने व्यापार की प्रगतिशीलता का ज्ञान देखते हैं, यानी व्यापार हमारा प्रगति पे किस तरह से बढ़ रहा है, क्या उसका जो है बढ़ने का क्रम है, तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, हर साल कितना उसके में ग्रोथ हो रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। फिर क्या है, प्रबंध कुशलता का विश्लेषण, साथ ही साथ हम लोग जो प्रबंध कुशलता का भी विश्लेषण कर पाते हैं। अगर हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है तो जाहिर सी बात है प्रबंध अच्छा चल रहा है, अगर हमारा व्यापार खराब चल रहा है तो प्रबंध भी खराब चल रहा है, तो उसके बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होता है। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है शोधन क्षमता का अध्ययन। ठीक है, शोधन क्षमता का अध्ययन भी हमारा इसके जरिए होता है। अब शोधन क्षमता क्या होता है, शोधन क्षमता मतलब होता है भुगतान करने की क्षमता, है ना बात। शोधन वर्ड का मतलब क्या था, भुगतान। ठीक है बात, शोधन का मतलब क्या होगा, भुगतान। तो शोधन क्षमता का मतलब भुगतान करने की क्षमता, और किस चीज का भुगतान, तो ऋण का भुगतान। ठीक है, ऋण के भुगतान करने की क्षमता, यही हमारा शोधन क्षमता है। यानी कहीं से आपने पैसा लिया है और उस पैसे को आपको वापस करना है, तो उस पैसे को आप वापस करने के पास आपकी क्या क्षमता है, उसका ज्ञान भी इसके जरिए होता है। अभी इसके बाद आने वाले चैप्टर में, यानी अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, उसमें आप शोधन क्षमता अनुपात निकालना सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा व्यापार कितना शोधन क्षमता रखता है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापार कुछ भी अगर शोधन क्षमता के बारे में अपनी बात करें तो उसका शोधन क्षमता किस चीज पर निर्भर करता है, उसकी संपत्ति पर। आपके पास जितना ज्यादा संपत्ति होगा आप उतना ही ज्यादा ऋण ले पाएंगे और आप उतना ही ज्यादा भुगतान करने के योग्य होंगे। जिनके पास संपत्ति नहीं है उनके पास शोधन क्षमता भी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, गरीब का इन द सेंस मतलब उसके पास जो है ना इनकम का साधन नहीं, बस ये समझिए, गरीब मत बोलिए उसको क्योंकि बाद में हम कुछ और बताने वाले हैं, है ना बात। एक व्यक्ति समझ लीजिए कि उसके पास जो है इनकम का साधन नहीं, वो कहीं से कमाता नहीं, लेकिन उसके पास पैतृक संपत्ति भर भर के रखा हुआ है। तो रेगुलर उसके पास पैसा तो नहीं आ रहा, लेकिन पैतृक संपत्ति भर भर के रखा है।
तो बताइए ऐसे व्यक्ति को कोई आदमी ऋण देगा कि नहीं देगा, लोन देगा कि नहीं देगा? तो दे ही देगा, क्योंकि उसके पास संपत्ति ज्यादा है, यानी उसके पास शोधन क्षमता है। समझ रहे बात? भर भर के उसके पास संपत्ति है, तो उस व्यक्ति को आराम से कोई ऋण देगा। किस लिए? क्योंकि सबको पता है कि इसके पास जो है संपत्ति पड़ा हुआ है, ये उस संपत्ति से हमें भुगतान कर देगा। ठीक है, तो उसके पास शोधन क्षमता है। दूसरा हम कंडीशन ले लेते हैं, एक व्यक्ति जो है ठीक ठाक कमा लेता है, मान लीजिए 20 से 25,000 रुपए 30,000 रुपए कमा लेता है, मान लीजिए एकदम बेसिक कमाई बोल रहे हैं, ठीक ठाक क्या है 20 से 30,000 रुपए कमा लेता है महीने का, है ना बात? और वो व्यक्ति के पास बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई संपत्ति नहीं, कोई पैतृक संपत्ति नहीं, बस किसी तरह अपना जो है घर चलाने भर का उसका पैसा आ रहा है, घर चला रहा है, खा पी रहा है, बढ़िया से चल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को लोन ज्यादा मिलेगा, उस व्यक्ति को लोन पाना आसान है, या फिर उस व्यक्ति को लोन पाना आसान है जिसके पास पैतृक संपत्ति? किसको ज्यादा लोन मिल जाएगा? तो सीधी सी बात है, लोन उसी को ज्यादा मिलेगा जिसके पास भर भर के पैतृक संपत्ति रखा था, बहुत अच्छा खासा संपत्ति रखा था, उसको लोग ज्यादा लोन देंगे क्योंकि उसकी शोधन क्षमता ज्यादा है, क्योंकि उसके पास संपत्ति ज्यादा है। इस व्यक्ति के पास, जिसके पास रेगुलर इनकम तो है लेकिन उसके पास कोई संपत्ति वगैरह नहीं, इसलिए इस व्यक्ति को ऋण जो है कम मात्रा में मिल पाएगा, है ना बात? तो यही बात आपका बताता है शोधन क्षमता। ठीक बात? तो इसके जरिए शोधन क्षमता की भी का भी अध्ययन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वित्तीय विवरण का विश्लेषण कर रहे हैं। वित्तीय विवरण में हम लोग जो है संपत्ति और दायित्व का भी स्थिति विवरण में हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि संपत्ति कितना है, दायित्व कितना है, तो उसके जरिए शोधन क्षमता का ज्ञान हो जाता है। और फिर हमारा क्या अगला, समंकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो भाई हमने बताया है ना, विश्लेषण का मतलब ही क्या है, समंकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। जैसे हमने एग्जांपल दे दिया कि लाभ और विक्रय, ये दो प्रकार के डेटा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसको स्थापित कौन करता है? विश्लेषण के जरिए ही स्थापित किया जाता है। ठीक बात? तो ये हमारे बात हो गए इसके बारे में। अगली बात करते हैं हम लोग। तो अगली बात हमारा क्या है कि आखिर में जो वित्तीय विवरण होता है उसका विश्लेषण जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, एक तरह से देखा जाए उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम लोग वित्तीय विवरण का विश्लेषण करते हैं, ना करें तो क्या दिक्कत होगा, है ना बात? देखिए इसका जो है आपका उद्देश्य में देखा जाए तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला बोल रहा है अर्जन क्षमता का निर्धारण, है ना बात? इसके जरिए जो हम लोग वित्तीय विवरण बनाते हैं उसमें हम लोग अर्जन क्षमता निकालते हैं कि नहीं? हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं ना, उसके जरिए अर्जन क्षमता निकलता है ना, उसके निर्धारण के लिए हमारा ये जरूरी है। तो बता क्या रहा है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण द्वारा व्यवसाय की अर्जन क्षमता तथा लाभदायकता का निर्धारण किया जा सकता है तथा इनसे भविष्य की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी आप इसके बाद वाले चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सारे अनुपात आपको मिलेंगे, लाभदायकता अनुपात मिलेगा आपको जो है इसी, तो उसमें लाभदायकता अनुपात में बहुत से अनुपात मिलेगा, उन अनुपातों के जरिए आप अपने भविष्य का अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है, वो विश्लेषण का ही चैप्टर है, उनके जरिए आप अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ हमारा व्यापार अगर इतना रुपए विक्रय होता है तो उसका जो है लाभ का अनुमान इतना इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक अनुमान दे देता है, बात समझे? तो विश्लेषण क्या करता है, वित्तीय विवरण का विश्लेषण आपके व्यापार का अर्जन क्षमता पता कर लेता है कि आपका व्यापार जो है कितना कमा पाएगा भविष्य में। ठीक बात है ना बात? दूसरी बात हमारा क्या, तुलनात्मक अध्ययन। भाई ये बहुत जरूरी है, विश्लेषण के जरिए हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। पिछले साल हमारा व्यापार की क्या स्थिति थी, इस साल व्यापार की क्या स्थिति है, उनको लेकर के तुलना करके हमें पता चल जाएगा कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, हमारा व्यापार बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है यानी हमारा व्यापार में ग्रोथ है, या फिर हमारा व्यापार जो है घट रहा है यानी हमारा व्यापार जो है विनाश की तरफ जा रहा है, बेकार होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, क्या स्थिति है हमारे व्यापार का। तो ये तुलनात्मक अध्ययन के जरिए संभव हो पाता है। क्यों तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग विश्लेषण करते हैं दोनों साल का, पिछले साल का और इस साल का, दोनों को लेकर के आपस में विश्लेषण कर लेते हैं, आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि हमारा व्यापार किस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों के आधार पर ही विभिन्न व्यवसायों को तुलनात्मक अध्ययन कर उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो भी कमजोरियां या त्रुटियां संज्ञान में आती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है ना बात? जैसे हम लोग विश्लेषण करते हैं तो हम लोग के जो भी गलतियां पता चलता है कि व्यापार में ये सारी की सारी गलतियां, तो उसको दूर करने का भी कोशिश किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात हमारा निर्णयन में सहायक। ठीक है, निर्णयन में सहायक मतलब निर्णय जो लेते हैं ना उसमें भी हमें जो है इससे मदद मिलता है। ठीक बात? तो वो कैसे मिलता है भाई? तो जाहिर सी बात है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर ही निकाले गए निष्कर्ष से निर्णय में सहायक होती है। आपने जो वित्तीय विवरण बनाया फिर उसका विश्लेषण कर लिया और उससे कुछ निष्कर्ष निकल के आते है ना बात? पता चल जाता है कि किसके साथ कैसा संबंध है, उनके बीच में किस प्रकार से विक्रय बढ़ेगा तो कितना लाभ बढ़ेगा, अगर हमारा जो है दायित्व बढ़ जाता है तो हमारे पे क्या स्थिति प्रभाव पड़ता है, अगर हमारे संपत्ति बढ़ते हैं तो हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके जरिए हमने निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उन्हीं निष्कर्षों के जरिए हम लोग फ्यूचर का निर्णय ले पाते हैं। निर्णय लेना आपका है निर्वचन और निष्कर्ष निकालना है आपका क्या, विश्लेषण। ठीक बात? तो यही बात है, तो यही आपका आधार बनता है भविष्य में अपने व्यापार को कैसे चलाना है इसके लिए। ठीक बात? फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है,
अगला है वित्तीय कमजोरियों का ज्ञान। ये बात भी आपको समझ में आ रहा है। जब भाई आप सारे के सारे विश्लेषण करेंगे तो आप अपनी कमजोरियों के बारे में आपको पता चलेगा। आप खुद भी अगर बैठते होंगे कभी कभी, आप लोग स्टूडेंट के तौर पे, तो अपने आप में सोचते होंगे ना यार, हमने जो है पिछले महीना ज्यादा खेल लिया, ठीक है, ज्यादा खेलने की वजह से यार मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। काश अगर हम पिछले महीना नहीं खेले रहते हैं तो मेरा जो है पढ़ाई थोड़ा अच्छा रहता, आज हम अपने क्लास में थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में होते हैं। ऐसा कभी कभी अफसोस होता होगा और मन करता होगा कि शायद हम काश समय को पीछे घुमा देते हैं तो अपनी गलतियों को सुधार देते हैं। ऐसा महसूस होता होगा, सबको महसूस होता है। पुरानी चीजों पे पछतावा होना कि यार ये हो गया वो हो गया, अगर ऐसा ना हुआ तो काश हमारा जीवन और कुछ होता, हम कुछ और पोजीशन में होता, कुछ और हमको अच्छा लगता। तो यही होता है एनालिसिस, इसी को कहते हैं विश्लेषण, अपनी गलतियों का पता लगाना, ठीक है। तो व्यापार में भी विश्लेषण करते हुए व्यापार की गलतियों का पता चलता है, व्यापार की कमियों का पता चलता है। और जब कमियों का पता चलता है ना, तो उस कमियों को बोझ नहीं माना जाता भाई, वो कमियों को दूर करना ही आपकी जो है बुद्धिमत्ता का परिचय है ना बात। तो व्यापार का जो प्रबंधक होता है वो क्या करता है, वो कमियों को देखता है और फिर कमियों को दूर कर देता है कि भाई इस व्यापार में ये सारी की सारी कमियां अब दूर करते हैं, अब अगली बार से ये कमियां नहीं दिखेगा, हमारा व्यापार जो है अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है। वित्तीय कमजोरियों का ज्ञान वित्तीय विवरण के विश्लेषण के आधार पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तथा इसके संबंध में उचित सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं, ठीक बात, यही बात हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा है तरलता का निर्धारण। इसके साथ साथ तरलता का निर्धारण भी हमारा इसके जरिए होता है। अभी हमने फिर बोल रहे हैं, अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिक्विडिटी रेशियो एक होता है, ठीक है, तरल अनुपात, उसके जरिए तरलता का जो है अनुमान पता चलता है। अब तरलता क्या होता है, तरलता का सेंस आपका है कि आपके व्यापार में कितनी धन जो है, कितना आसानी से आपके व्यापार में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना बात। तो आपके व्यापार का जो रोकड़ है, ठीक है, रोकड़ या रोकड़ समतुल्य, ठीक है, या रोकड़ समतुल्य, उसका जो है ना, उसके बारे में जो है ये सबसे तरल चीज है, ठीक है, ये सबसे तरल है। ये जो है कितने आराम से आपके व्यापार में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, आपके व्यापार की जो है ये तरलता अल्पकालीन शोधन क्षमता बताता है। जैसे आज आपसे कोई 10,000 रुपए मांगने आ गया, आपने उधार लेके रखा था, तो 10,000 रुपए आप उसको दे पा रहे हैं कि नहीं, ये आपकी अल्पकालीन शोधन क्षमता है, तरलता। आपके पास जो पैसा है, आप अपने पैसा को डे टू डे रेगुलर खर्च करते हैं, व्यापार में यार रोज कुछ ना कुछ खर्चा होता है, तो वो क्या है, वही तरलता है, ठीक है। तो तरलता का भी अध्ययन आपका इसके जरिए पता चलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अनुपात, बहुत से ऐसे संबंध स्थापित करते हैं हम लोग विश्लेषण के जरिए, जिससे अपने व्यापार की तरलता का पूरा पूरा ज्ञान इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो बोला है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की तरलता का निर्धारण भी किया जा सकता है तथा इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग वित्तीय विवरण के विश्लेषण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे व्यापार में यार तरलता है ही नहीं, यानी हमारे पास पैसा तो है लेकिन सारे पैसा बड़े बड़े चीजों में फिक्स हो गया, बड़े बड़े चीजों में लग गया, ठीक है, यानी हमने खूब बड़े बड़े संपत्तियां खरीद लिया, सारी चीजें कर लिया। जैसे हमने दो एग्जांपल दिया था ना, एक व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति बहुत है लेकिन उसके पास रेगुलर इनकम नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास जो रेगुलर इनकम नहीं है उसके पास तरलता ही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी दीर्घकालीन शोधन क्षमता है लेकिन अल्पकालीन शोधन क्षमता नहीं है। उसके पास आ गया कोई 10,000 रुपए का लेने के लिए, मांगने के लिए कोई खर्चा 10,000 रुपए का उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो कहां से दे पाएगा भाई, उसको संपत्ति बेचना पड़ेगा, तो संपत्ति बेचना इतना आसान नहीं है, तो उसके पास तरलता का अभाव है। लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति के पास जो है, उसके पास जो है 30,000 रुपए रेगुलर रूप से महीने महीने कमा रहा है, तो उसके पास तरलता है, लेकिन उसके पास दीर्घकालीन शोधन क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर व्यापार में जब हम लोग वित्तीय विवरण विश्लेषण करते रहते हैं तो हमें व्यापार के दोनों प्रकार की तरलता पता चलता है, मतलब दीर्घकालीन शोधन क्षमता पता चलता है और अल्पकालीन शोधन क्षमता, यानी व्यापार की तरलता, दोनों का अध्ययन हो जाता है इसके जरिए, ठीक बात। और अगर नहीं होता है, अगर तरलता हमारे व्यापार में नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसे प्रयत्न करते हैं जिससे हमारे व्यापार में तरलता बन जाए, यानी अल्पकालीन ऋण ले लेते हैं, मान लीजिए छोटे से ऋण ले लेते हैं उसके जरिए, ठीक है, पैसा कहीं से आ जाता है, ऐसा हम लोग को जुगाड़ करना पड़ता है छोटे समय के लिए, कम अवधि के लिए। फिर अगला क्या है हमारा, प्रबंध कुशलता का निर्धारण, समझ में आ ही रहा होगा, है ना बात। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की कार्य कुशलता का भी मापन किया जा सकता है, जिससे प्रबंध की कुशलता की जानकारी मिल जाती है। भाई व्यापार अगर हम जैसा चल रहा है व्यापार, उसके हिसाब से हम प्रबंध की कुशलता भी तो देख लेंगे। अगर व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो क्यों अच्छा चल रहा है, कारण क्या होगा, व्यापार अच्छा चलने का कारण सीधा सीधा है कि आपके व्यापार में बढ़िया प्रबंध हो रहा है, व्यापार को चलाने वाले व्यक्ति अच्छे हैं, इसलिए अच्छे तरीके से व्यापार चल रहा है। लेकिन अगर हमारा व्यापार क्या कर रहा है कि बेकार चल रहा है, अगर व्यापार में बहुत सी कमियां हैं, बहुत से हानियां हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके व्यापार का प्रबंध जो है अच्छा नहीं है। फिर आप अपने व्यापार के प्रबंध को क्या करेंगे, उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, यानी प्रबंध को बदलेंगे, प्रबंध करने की तकनीक को बदलेंगे, ठीक बात। तो ये हो जाता है इसके जरिए, इसके बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या, पूर्वानुमान, ये भी समझ में आ रहा होगा। इसके जरिए पूर्वानुमान लगाने में भी हेल्प मिलता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि विश्लेषण करना निष्कर्ष निकालने तक बात है,
संबंध स्थापित करने तक बात है, लेकिन भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये किस पर आधारित होता है? तो ये आपका निर्वचन पर आधारित होता है। तो निर्वचन क्या करता है? निर्वचन भविष्य का पूर्वानुमान करता है कि भाई अगर हम ये स्टेप लेंगे तो हमारा भविष्य किस तरह से होने वाला है, अगर हम ये कदम उठाएंगे तो हमारा भविष्य कैसे होने वाला है, और अभी का स्थिति देखते हुए भी भविष्य हमारा कैसा होने वाला है, ये सारी चीजों को सोचना ही निर्वचन कहलाता है। तो हमारा वित्तीय विवरण के विश्लेषण के जरिए हम लोग पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। तो ये बोल रहा है वित्तीय विवरण की भूतकाल की सूचनाओं की जानकारी के आधार पर व्यवसाय भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकता है तथा आवश्यकता होने पर उसमें संशोधन भी कर सकता है। ठीक बात, तो ये भी हमारा हो जाता है इसके जरिए। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है विभिन्न पक्षों के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व। ठीक है, अब हम लोग महत्व देखेंगे। तो आप इसको महत्व बोल लें या उपयोगिता बोल लें, मतलब किस लिए हमारा जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण होता है, इसके तौर पर भी इसका जो हेडिंग इसके अंदर है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उपयोगिता भी पूछेगा तो भी आप यही लिख दीजिएगा, महत्व पूछेगा तो भी आप यही लिख दीजिएगा, दोनों बात वही है। ठीक है, बात समझे? ऐसा नहीं कि आपको जो है फिर अलग से कोई पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक बात, तो हमारा क्या क्या बोला इसमें? तो विभिन्न पक्षों के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व निम्नलिखित है। कुछ बिंदुओं के जरिए हम लोग इस चीज को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्या? कर्मचारियों के लिए, यानी हमारा वित्तीय विवरण का महत्व जो है कर्मचारियों के लिए क्या है, किस तरह से कर्मचारी जो है वित्तीय विवरण का जो है प्रयोग करते हैं वित्तीय विवरण के विश्लेषण का। जैसे यहाँ पर क्या बोला है? कर्मचारियों के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इसी से कर्मचारियों को यह पता चलता है कि व्यवसाय की लाभ हानि की स्थिति क्या है। ठीक है, यदि व्यवसाय की लाभदायकता अच्छी है तो कर्मचारी वेतन में कितनी वृद्धि संभव है, इस चीज के लिए जो है वो समझ जाते हैं। बात समझे? जैसे आप एक कर्मचारी हैं, आप अपना व्यापार में कर्मचारी के रूप में काम करें किसी बिजनेस में। अब बिजनेस को देख रहे हैं कि वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छा उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, और आप फिर कर क्या होंगे? तो फिर आप एक कर्मचारी के तौर पे क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि आप जो है उसे वेतन वृद्धि की मांग करेंगे अपने प्रबंधकों से कि भैया हमारा भी वेतन बढ़े, बिजनेस आगे बढ़ा तो हम लोग का भी वेतन बढ़ना चाहिए। और अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि हमें कितना वेतन बढ़ाना होगा। जिस तरह से व्यापार का ग्रोथ हो रहा है उसी तरह से वेतन वृद्धि के लिए भी आप अपनी मांग कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के लिए इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है प्रबंधकों के लिए। प्रबंधकों के लिए किस लिए जरूरी है भाई? प्रबंधक क्या काम है उनका वित्तीय विवरण विश्लेषण से? तो देखिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से प्रबंधकों को यह जानकारी मिलती है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का व्यवसाय की तरलता, लाभदायकता, ठीक है यहाँ पे होगा, आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कुछ कमियां प्रकट होती है तो उन्हें दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। बात समझ में आया? तो वित्तीय विवरण के उद्देश्य के हमारा जो है इसलिए भी जरूरी है वित्तीय विवरण का विश्लेषण, उसका जो है महत्व इसलिए भी है कि प्रबंधक जो है इनके जरिए पता कर पाता है कमियों को, और फिर उन कमियों को वो क्या कर पाता है? दूर कर पाता है। ठीक है, और मान लीजिए व्यापार में कोई कमी नहीं है, पहले से अच्छा चल रहा है, तो फिर क्या करेगा व्यापारी, मतलब एक प्रबंधक? तो व्यापार अगर सारी चीज अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर भी एक प्रबंधक के तौर पे वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि और अच्छा कैसे किया जा सके। ठीक है, तो उसके बारे में भी उसे जो है सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो आंकड़े चाहिए, और वो आंकड़े आपको कैसे मिलेंगे? यही विश्लेषण के माध्यम से मिलेंगे। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा निवेशकों के लिए, यानी जो व्यापार में अपना धन इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना धन व्यापार में लगाते हैं लाभ की आशा में, है ना बात? उनके लिए क्या जरूरी है? तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? तो निवेशक व्यवसाय द्वारा दिए गए लाभांश की तुलना व्यवसाय के अंश के बाजार मूल्य से करके व्यवसाय के लाभों का अनुमान लगा सकते हैं। यह कार्य वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही संभव है। तो एक निवेशक के तौर पे एक तो इस तरह से दे दिया, दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक निवेशक किसी भी व्यापार में धन लगाने से पहले उस व्यापार के बारे में सारा चीज जानना चाहता है कि व्यापार में किस तरह से लाभ हो रहा है और इन फ्यूचर उसका कितना लाभ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी धन उसी जगह पे लगाएगा ना जहां से क्या होगा, जहां से रिटर्न का कुछ आशा हो। जहां कुछ रिटर्न ही नहीं मिलने वाला है, जहां से कुछ पैसा आने ही नहीं वाला है, तो उस जगह पे वो धन लगाना चाहेगा क्या? बताइए, नहीं लगाना चाहेगा। तो इसी वजह से एक विश्लेषक मतलब एक निवेशक के तौर पे आप वित्तीय विवरण के विश्लेषण को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और फिर क्या करते हैं? अपने धन को वहां पे विनियोजित करते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है ऋणदाताओं के लिए। सेम विश्लेषक के जरिए ऋणदाता भी आप समझिएगा, ऋणदाता भी उसी को लोन दे सकता है, जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि ऋणदाता उसी को लोन देगा जो ऋण चुकाने के काबिल हो, यानी जिसके पास शोधन क्षमता हो। अगर शोधन क्षमता है तभी ऋण मिलेगा, शोधन क्षमता नहीं है तो ऋण नहीं मिलेगा। और वित्तीय विवरण के विश्लेषण के जरिए एक व्यापारी अपना शोधन क्षमता ज्ञात कर पाता है, एक कंपनी अपने शोधन क्षमता की जानकारी ले पाता है। और कैसी शोधन क्षमता? दोनों प्रकार की शोधन क्षमता।
दीर्घकालीन शोधन क्षमता यानी एक ऐसा शोधन क्षमता जिसमें बड़े बड़े जो है लोन आप उठा सकते हैं और लंबे समय तक उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक जो है अल्पकालीन शोधन क्षमता जिसमें आप छोटे छोटे लोन, कम अवधि के लोन उठा सकते हैं और उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। इन दोनों की जानकारी आपको वित्तीय विवरण विश्लेषण के जरिए मिलेगा, तो ऋणदाताओं के लिए भी इसका अनिवार्यता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, वित्तीय विवरण विश्लेषणों के करके ऋणदाता यह पता लगा सकता है कि व्यवसाय के पास उनके ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त चालू संपत्तियां तथा नगद धनराशि अथवा है अथवा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है चालू संपत्ति और नगद धनराशि बोल रहा है, ये दोनों के दोनों आपके किस प्रकार के शोधन क्षमता के लिए आवश्यक है? ये दोनों के दोनों आपके जो है तरलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तरलता के लिए आवश्यक है, यानी ये दोनों के दोनों आपके जो है ना अल्पकालीन शोधन क्षमता के लिए जरूरी है। किसके लिए? अल्पकालीन। लेकिन अगर दीर्घकालीन शोधन क्षमता की बात हो तो आपके लिए ना वो भी आपको इसी के जरिए पता चलेगा, दीर्घकालीन दायित्व और दीर्घकालीन संपत्तियों के जरिए। ठीक है, तो वो भी आपको इसी विश्लेषण के जरिए पता चलेगा और उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन लोन भी उठा सकते हैं उसी के माध्यम से। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या बात होता है? नेक्स्ट हमारा बोलता है वित्तीय संस्थाओं के लिए। वित्तीय संस्थाएं क्या होता है? जो हमारे वित्त प्रदान करती हैं। एक व्यवसायी अपना व्यवसाय के लिए जहां जहां से जिन जिन संस्थाओं से वित्त लेता है, वित्त पाता है, उन सभी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए बोल रहा है वित्तीय संस्थाएं जो व्यवसाय को वित्त प्रदान करती हैं। ऐसी संस्थाएं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके ही व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता तथा वित्तीय स्थिति का पता लगा सकती हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थाएं वो होती हैं, एक तरह से समझ लीजिए ये भी एक तरह से ऋणदाता होती है ना बात। तो ये क्या करती हैं, ये उन संस्थाओं को आप पता लगाते हैं। देखिए उन आप जो है वित्तीय संस्थाओं के पास वित्त लेने के लिए, ठीक है, अपना जो है आपने रिक्वायरमेंट बताया कि हमें जो है इतना रुपया चाहिए। अब वो वित्तीय संस्थाएं आपके बैलेंस शीट को, आपके लाभ हानि विवरण को, इन दोनों को देखेगा, समझेगा, जानेगा और आपके वित्तीय विवरण का विश्लेषण करेगा। और विश्लेषण करने के बाद उसे यह ज्ञात होगा कि हाँ आपके व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता इतनी है, हाँ आपके व्यापार की शोधन क्षमता इतनी है। फिर उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आपके लिए जो है वित्त का प्रदान करेगा, आपको जितने वित्त चाहिए वो दे पाएगा। ठीक बात। जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक करके एक शो आता है, वो जरूर देखा होगा। उसमें जब कोई भी व्यक्ति इक्विटी देता है या फिर आप जो है ऋण देता है, लोन देता है, तो क्या करता है वो पहले बिजनेस को पूरा समझता है ना, बहुत तरह के क्रॉस क्वेश्चन उससे करता है ना, उससे बिजनेस से रिलेटेड। जब उसको बिजनेस सारी बातें समझ में आ जाता है, जब वो लोग उसका विश्लेषण कर पाते हैं, तभी उसमें आगे वो अपना कॉल्स रखते हैं कि हाँ हम इतना तुम्हें जो है कर पाएंगे तुम्हारे बिजनेस के लिए, है कि नहीं बात। तो ये चीज क्या है, यही चीज है। बात क्लियर है? यही बता रहा है वित्तीय संस्थाएं भी इसी तरह से काम करती है, वित्तीय विश्लेषण को पूरा, वित्तीय विवरण को पूरा विश्लेषित करने के बाद ही। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट हमारा है सरकार के लिए। अब सरकार के लिए भी हमारा इसकी आवश्यकता है। कैसे है? तो देखिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करके सरकार यह ज्ञात कर सकती है कि व्यवसाय में लागत की तुलना में लाभ कम है, तो सरकार जीएसटी कम कर सकती है। अगर देखता है कि ऐसा व्यापार है जिसकी लागत तो ज्यादा है लेकिन लाभ कम है, तो फिर जीएसटी कम करेगा ताकि भाई थोड़ा सा लाभ हो, व्यापार टिक पाए। ठीक है, अथवा यदि लागत की तुलना में लाभ अधिक है तो जीएसटी वृद्धि कर सकती है, जिससे कि कीमतों पर नियंत्रित रखा जा सके। और इसी तरह अगर उल्टा हो जाए कि लागत तो कम हो रहा है लेकिन लाभ बहुत ज्यादा होता है, फिर जीएसटी लगा देगा, जिससे सरकार को भी लाभ हो और कीमत भी अपने नियंत्रित हो जाए, है ना बात। तो ये भी सरकार के लिए भी अपना जो है ये काम करता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है अन्य पक्षों के लिए। तो अन्य बहुत से पक्ष हैं जो इस प्रकार के वित्तीय विवरण विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, और आपने जो है ये बात क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। लेखांकन के पक्षकार जो पढ़ा था ना, सेम वही सारी चीज यहाँ पर भी है भाई। ये भी तो लेखांकन का ही पार्ट है ना, तो सारे की सारी बात वही यहाँ पर भी है। तो कौन कौन से पक्षकार किस तरह से प्रयोग करते हैं? तो व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण को कुछ अन्य पक्ष भी रुचि रखते हैं, जैसे स्कंद विपणी, अर्थशास्त्री लोग, वित्तीय विश्लेषक लोग, कर अधिकारी आदि। ये सब भी अपना जो है इस तरह से इसका प्रयोग करते हुए अपने काम को करते हैं। ठीक बात। तो ये हो गया हमारा वित्तीय विवरण का विश्लेषण का महत्व। ठीक है, बात समझ में आया? आगे हमारा जो है ना उद्देश्य आपने पढ़ लिया, महत्व आपने पढ़ लिया। अब कुछ इसकी कमियां होंगी जिसको हम लोग सीमाओं के तौर पे पढ़ते हैं। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं बोर्ड में, है ना बात। जनरली देखिए इस चैप्टर से थ्योरी ही आता है, और थ्योरी में क्या आ सकता है? सारे नाम बता रहे हैं हम। देखिए वित्तीय विवरण के उद्देश्य आ सकते हैं, आवश्यकता आ सकता है, महत्व आ सकता है, उपयोग आ सकता है, सीमाएं आ सकता है, ये सारी बातें आ सकता है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो हम तीन आपको यहाँ पे बताएं वही, ठीक है, क्या क्या? आपका वित्तीय विवरण के उद्देश्य, महत्व और सीमाएं। ठीक है, अगर आवश्यकता और उपयोग आप देखेंगे अपने किताबों में, अगर आपके किताब में दिया हो, क्योंकि सारे किताब में हो सकता है कि ना भी दिया हो, तो आपके पास जो किताब आप उसमें देखेंगे तो सारे पॉइंट्स लगभग सिमिलर होंगे जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। समझने का और समझाने का चीज लगभग सिमिलर होगा। तो अगर आपको वो सब चीज भी कवर करना, तो एक बार अपने बुक को भी देख लीजिएगा कि आपके में कितना होंगे। ज्यादा पॉइंट्स होंगे नहीं, 4 5 6 पॉइंट होंगे, उसको आप फटाफट पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक बात। तो ये सारी चीजें आपको आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें है सीमाएं, वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं। देखिए क्यों?
क्योंकि हम लोग जो है एक मनुष्य के तौर पे हमेशा क्या होता है ना, पॉजिटिव चीजों को तो उतना ज्यादा नहीं देखते, निगेटिव चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है। ठीक है, तो कमियों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है और कमियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ना बात। तो इसीलिए एग्जाम में भी हमारा वित्तीय विवरण विश्लेषण की जो कमी है यानी उसकी सीमाएं हैं उसके बारे में जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब क्या कमियां, ध्यान से देखिए। तो कमियों में सबसे पहला है वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला है भावी अनुमानों में कठिनाई, यानी भविष्य का अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। अब क्यों कठिन होता है, अभी तो आपने पढ़ा कि भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है ना बात। पिछले अभी आपने देखा ना कि भूतकाल के डेटा रहता है, उसके हिसाब से जो है हम लोग भविष्य का जो है अनुमान लगाते हैं, भावी अनुमान लगाते हैं, यानी निर्वचन करते हैं। ये बात आपने पढ़ा। अब यहाँ पे बोला कि यार भविष्य में अनुमान लगाने में कठिनाई, तो क्यों कठिनाई है? क्योंकि एक बात सीधी सी बात है, देखिए दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भविष्य का अनुमान लगा पाए, क्योंकि भविष्य क्या पूरी तरह से अनिश्चित है। किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा, लेकिन आया ना। जितने भी लोगों ने प्लान करके रखा था, जितने भी प्रकार के सारी चीजें रखा था, कोरोना आने की वजह से सारे प्लान धराशायी हो गए, नए तरीके से प्लान करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है और हम लोग वित्तीय विवरण का विश्लेषण कर भविष्य का अनुमान लगाते हैं। तो किस आधार पर लगाते हैं? पुराने आंकड़ों के जरिए, यानी भूतकाल की चीजों से आप भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं। यार भूतकाल जो है उसकी परिस्थिति अलग था, भविष्य जो है उसकी परिस्थिति अलग हो जाएगी, अलग होने वाली होंगी। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ इसके अनुसार आप उसका अनुमान लगा के कह सकते हैं हाँ यही होगा? ठीक है, तो इसीलिए जो है ये अनुमान लगाना कठिन होता है। भविष्य का अनुमान लगाना प्रायः हर सिचुएशन में कठिन है, क्योंकि हमारे पास भविष्य का कोई अंदाजा नहीं, भविष्य कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है ना बात। तो वही इसकी भी कठिनाई है। तो यही बता रहा है कि वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं, ठीक है, पुरानी घटनाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों का भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यही बताया है ना बात। जबकि हम लोग उसी के हिसाब से पूर्वानुमान लगाते हैं और जो हमारा पूर्वानुमान जो है क्या होता है, सही नहीं हो सकता है, बदल सकता है कि नहीं बात। दूसरा सीमा क्या है? दूसरा सीमा है कि मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव। दूसरा ये भी तो प्रॉब्लम है कि मूल्यों में भी परिवर्तन होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या हुआ कि आपने पिछले साल, जैसे एक अंदाजा बता रहे हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए 2019 में कोई प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ए नाम के प्रोडक्ट का आपने 1000 पीस बेचा था, ठीक है, 1000 पीस बेचा था और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो 10 रुपए था। तो आपने 2019 में 10,000 का माल बेचा था, ठीक बात हो गया ना बात। अब हुआ क्या, आपने जो है ना 2020 में, ठीक है, 2020 में आपने क्या किया है कि इस प्रोडक्ट का जो है मात्र 500 पीस बेचा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गया, तो भी तो आपने 10,000 का माल बेचा है। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप वित्तीय विवरण विश्लेषण देखेंगे तो आप सेल्स का अमाउंट देखेंगे तो यहां भी 10,000 सेल्स दिखाएगा, यहां भी 10,000 सेल्स दिखाएगा, लेकिन वास्तव में आपका व्यापार बताइए 2019 की तुलना में 2020 अच्छा चला कि खराब चला है? आपने व्यापार बढ़िया किया कि बेकार किया? तो जाहिर सी बात है आपने क्या व्यापार बेकार किया है यार, आपने माल ही बहुत कम बेचा है, जस्ट आधा आपने माल बेचा है, ठीक है। तो ये भी इसकी अपनी एक सीमा है कि मूल्य में परिवर्तन की वजह से पूरा का पूरा आंकड़ा जो प्रदर्शित करता है वो एक छलावा हो सकता है, एक फ्रॉड हो सकता है, एक गलत चीज हो सकता है कि नहीं बात। तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के आंकड़ों को करने पर भ्रमात्मक परिणाम मिल सकता है, यानी वही एक छलावा हो सकता है। आप इस चीज को देख करके जो है गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि लेखांकन की रीतियों में परिवर्तन। अब हो सकता है कि आप लेखांकन की विधियां भी बदल दें, है ना बात। जैसे ह्रास लगाने की आप लोग दो विधियां जानते होंगे, एक होता है हमारा स्थायी प्रभाग पद्धति, दूसरा होता है क्रमागत ह्रास पद्धति। दोनों एकदम अलग अलग तरीके का है। स्थायी प्रभाग पद्धति में मूल लागत को पकड़ के ह्रास लगता है, यानी सिमिलर आता चलता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति में जो ह्रास लगता है वो शेष पर लगता है, जो उस साल का शेष होगा प्रारंभिक शेष उसी पर ह्रास लगता है। अब दोनों में ह्रास का अमाउंट अलग हो जाता है, दोनों के तरीके अलग हो जाते हैं, दोनों में संपत्ति का मूल्य जो है अलग अलग तरीके से आंकलन होता है। तो इसके वजह से भी आपका जो आता है क्या, आपका जो हमारा वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है संपत्तियों को, वो गलत प्रदर्शित हो सकता है, अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित हो सकता है। तो ऐसे में सारी की सारी चीजें गलत हो सकता है। तो यही बता रहा है यदि व्यवसाय में अलग अलग लेखांकन विधियों का प्रयोग हो रहा है तब व्यवसाय के बीच तुलना करने पर यह वह अविश्वसनीय होगी तथा इनसे प्राप्त होने वाले परिणाम भी भ्रमात्मक होंगे। ठीक है, सीधी बात है यार, दोनों अलग अलग तरीके से चल रहा है तो उनकी तुलना करना कहां से सही होगा, उनकी तुलना से जो निष्कर्ष निकलेगा वो कहां से सही निकलेगा, है कि नहीं बात। तो ये एक प्रॉब्लम बना रह सकता है। फिर इसके बाद अगली सीमा क्या है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई। देखिए ये एकदम सरल चीज नहीं है कि विश्लेषण कर लिया कोई भी आराम से कर लेगा, नहीं। अभी आप जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत से कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
अब आप लोग अगले चैप्टर में हो सकता है कि कॉमर्स के बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि कॉमर्स वाले जनरली ज्यादातर बच्चे मैथ से डर करके आते हैं, खासकर लड़कियों की बात किया जाए, लड़कियां भी ऐसे बहुत से होते हैं जो मैथ से डर करके कॉमर्स ले लेती हैं, साइंस से डर करके कॉमर्स ले लेती हैं कि चलो यार इसमें बच जाएंगे। लेकिन अगला चैप्टर जो है उसमें बहुत मैथ है, तो 10th तक अगर आपने मैथ अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप मैथ में ठीक ठाक बच्चे रहे, तो आपको अगला चैप्टर बहुत पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मैथ से सच में डर के कॉमर्स लिए हैं तो फिर अगला चैप्टर में आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा कठिन है। तो इसी प्रकार से ये तो हम सिंपल सा बात बता दिया आप लोगों के अकॉर्डिंग। इसी तरह से लेखांकन का जब विश्लेषण हम लोग करते हैं, वित्तीय विवरण का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण के जो टूल्स, टेक्निक्स और बाकी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इतना आसान नहीं, उसको करने के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, यानी उसके बारे में भरपूर नॉलेज चाहिए। बिना भरपूर नॉलेज के, बिना ज्ञान के आप जो है उस चीज को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है, वित्तीय विवरणों से उचित निष्कर्ष निकालने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात हमारा क्या है, गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। इसके साथ साथ ये एक पूरा का पूरा लेखांकन का सबसे बड़ा सीमा है, सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी कमियां कि गुणात्मक जो चीजें है ना उसका अवहेलना कर देता है। गुणात्मक विश्लेषण का जो है यहाँ पर महत्व ही नहीं है, वो है ही नहीं गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण मतलब गुण, है ना बात। हम लोग केवल यहाँ पर संख्यात्मक चीजें लिखते हैं, मात्रा में लिख सकते हैं, मूल्य में लिख सकते हैं, यही सब सारी चीजों को लिखते हैं। और लेखांकन में तो आपको पता ही ना, जिस चीज को मौद्रिक मूल्यों में नापा जा सकता है उसी को जो है लेखांकन में लिखा जा सकता है ना बात। अब एक कर्मचारी है ए नाम का, एक कर्मचारी बी नाम का, दोनों जो है 12 घंटे काम करते हैं, दोनों को सैलरी जो है मान लीजिए जो है 15-15 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो लेखांकन के लिए दोनों कर्मचारी सेम है। ठीक है, क्योंकि संख्यात्मक रूप से सारी चीजें इक्वल है, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों की गुणवत्ता अलग है। दोनों काम जो कर रहे हैं, दोनों की काम की गुणवत्ता अलग है। दोनों एक जो है ए नाम का व्यक्ति वो A1 काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और बी नाम का व्यक्ति जो है बी ग्रेड काम कर रहा है, थोड़ा सा उससे खराब काम कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गुण के तौर पे देखा जाए तो ए बेस्ट है और बी खराब है। ठीक है, फिर भी आपका जो है लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि लेखांकन गुणों का अध्ययन नहीं करता, लेखांकन केवल संख्या में ही चीजों को व्यक्त कर पाता है, संख्यात्मक चीजों का ही तुलना कर पाता है, संख्यात्मक चीजों को ही लिख पाता है। तो यही बात है, वित्तीय विवरणों में मुद्रा में व्यक्त होने वाली सूचनाएं ही दी जाती है, किंतु कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो गुण संबंधी होते हैं। ठीक है, उन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन गुणात्मक तत्वों पर वित्तीय विवरण कोई ध्यान नहीं देता है। बात समझ में आया, हमने बताया ना कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो आप मुद्रा में नहीं बता सकते यार, उनके काम के करने की क्वालिटी, उनके काम के करने का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सारी चीजें आ रहा है, आप उसको मुद्रा में थोड़ी ना व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो लेखांकन है यही गुण का जो है अवहेलना करता है, जिस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक बात। फिर अगला क्या है, फिर अगला है हमारा वित्तीय विवरणों की सीमाएं। ठीक है, तो भाई यही तो पढ़ रहे थे, तो अब यहां पर जो है ना, लेकिन हम लोग अभी जो सीमाएं पढ़ रहे हैं वो वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि वित्तीय विवरण की भी अपनी कुछ सीमाएं होते हैं, जिसकी वजह से उसका विश्लेषण खराब हो जाता है, यानी ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक बात। तो ये क्या कहता है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण की अनेक विधियां होती हैं, कौन सी विधि कौन सी परिस्थिति में किस विधि का प्रयोग किया जाए, यह विश्लेषण करने वाले की योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक बात, समझ में आया, बात क्लियर है। तो हमारे जो वित्तीय विश्लेषण है, तो यहाँ पर जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण की अनेक विधियां होती है, कौन सी परिस्थिति में किस विधि का प्रयोग किया जाए, विश्लेषण करने वाले की योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर करते हैं। इस हेडिंग में जो है हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिखना चाहिए विश्लेषक। ठीक है, विश्लेषक से प्रभावित, ये आप हेडिंग बना लीजिएगा, या विश्लेषक के व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित, विश्लेषक से प्रभावित, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया, क्योंकि यहाँ पे विश्लेषक करने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पॉइंट होना है, ये वित्तीय विवरण की सीमाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात। तो यहाँ पर यही समझा रहा है कि जो हमारा वित्तीय विवरण जो हो रहा है ना, उसका जब विश्लेषण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी भी योग्यता जैसा रहेगा उसी हिसाब से वो विश्लेषण कर पाएगा, है ना बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ही आंसर लिखने के लिए हम 2 बच्चों को दे दें, तो दोनों बच्चे आंसर लिखेंगे तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, एक अच्छा लिखेगा, एक उससे थोड़ा सा खराब लिखेगा, है ना बात। ये होना ही होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि दोनों व्यक्तियों का अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने योग्यता होता है, अपने अपने क्वालिटी होता है, उसके हिसाब से अपने अपने अनुभव होते हैं, उसके हिसाब से लिखेंगे। सेम यही काम है वित्तीय विवरण का विश्लेषण भी, जैसा विश्लेषक होता है उसी हिसाब से निकल करके सामने आता है। ठीक है, तो यह भी इसकी एक सीमा, अगर आप अच्छे विश्लेषक रख रहे हैं तो बढ़िया निष्कर्ष निकलेगा, अगर आप बेकार विश्लेषक रख रहे हैं तो खराब निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है बात, तो ये बात हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, दिखावटी लेन देन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको छद्म या सजावटी आंकड़े भी कहते हैं।
अब हमारे लेखांकन में ऐसे बहुत से आंकड़े होते हैं जो दिखावटी होते हैं, वास्तव में जो चीज नहीं होता है उस चीज को हम लिख देते हैं। यानी जो संपत्ति नहीं उसको संपत्ति दिखा देंगे, जो आपके दायित्व नहीं है उसको आप दायित्व दिखा देंगे, है ना बात इस प्रकार का। जो आपका आय नहीं है उसको आप आय दिखा देंगे, जो आपका व्यय नहीं उसको आप व्यय दिखा सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको सजावटी यानी बनावटी यानी छद्म आंकड़े कहते हैं, ठीक है, और इसे दिखावटी लेन देन कहते हैं। अब इसके वजह से भी हमारा पूरा का पूरा वित्तीय विवरण खराब हो जाता है, और जब वित्तीय विवरण खराब हो जाएगा तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण खराब हो जाएगा, ठीक है, यही बात है। तो बता रहा है कि लेन देनों को प्रभाव वित्तीय विवरणों में कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो केवल, ठीक है, दिखावटी होते हैं। ऐसी दशा में वित्तीय विवरण विश्लेषण से प्राप्त होने वाले परिणाम जो है वो क्या होंगे, भ्रामक आएंगे यानी गलत आएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक, अगला क्या, विभिन्न निर्वचन। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है कि वित्तीय विवरणों से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोगकर्ताओं, ठीक है, विभिन्न प्रकार से निर्वचन कर सकता है। अब यही देखिएगा, हमने क्या बताया कि एक ही चीज है लेकिन 10 लोग करेंगे तो 10 तरह का सामने आएगा। जैसे एक ही आंसर हमने 2 बच्चों को दिया, दोनों अलग तरह से, अब उसको बहुत लोग करेंगे तो तरह तरह का आएगा। और हमने क्या बताया कि जो वित्तीय विवरण का विश्लेषण है उसके कई प्रयोग करता है ना, जैसे स्वामी भी प्रयोग करता है, प्रबंधक भी करता है, कर्मचारी भी करता है, फिर उसके बाद जो है नियोजक जो इन्वेस्टर होता है वो भी करता है, सरकार भी करता है, ऋणदाता भी करता है, वित्तीय संस्थाएं भी करते हैं, ऐसे प्रकार के बहुत लोग करते हैं। अब वो सारे के सारे वित्तीय विवरण का जब विश्लेषण करते हैं तो सबके विश्लेषण अलग अलग आते हैं, ये भी एक सीमा है। भाई एक ही चीज हो तो एक जैसा निष्कर्ष निकलना चाहिए ना, लेकिन क्या है जब वो सारे के सारे अपने अपने अकॉर्डिंगली जब क्या करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं तो सबके निष्कर्ष अलग अलग आते हैं। तो ये भी इसको एक सीमा बोला जाएगा, ठीक है, ये भी एक कमी है कि भाई एक जैसा आना चाहिए लेकिन अलग अलग आ रहा है। जैसे प्रयोग करता होंगे उस प्रकार से वो निर्वचन कर जाते हैं, ठीक है बात, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है संगणकों की विश्वसनीयता। जो आंकड़े होते हैं उसकी भी विश्वसनीयता पर यहाँ पर प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। अगर समंक ही खराब है, आंकड़े ही खराब है तो आपका विश्लेषण तो खराब होना ही है। तो यही बात यहाँ पर है, वित्तीय विवरण की वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता समंकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, ठीक है, सीधी सी बात है। आप वित्तीय विवरण का विश्लेषण कर रहे हैं ना तो उसकी विश्वसनीयता किस पर आधारित है, जिस चीज पे वो आधारित है यानी वित्तीय विवरण पर, ठीक है, उसके जो आंकड़े होंगे उसकी विश्वसनीयता ही उसका विश्वसनीयता का ख्याल रखता है, ठीक है। यदि समंकों में हेरा फेरी हुई है, आंकड़े ही अगर इधर उधर हुए हैं तो जाहिर सी बात है वित्तीय विवरण से प्राप्त निष्कर्ष भी भ्रमात्मक होंगे यानी वो भी गलत होंगे। अगर आंकड़े गलत होंगे तो वो भी गलत हो गए, ठीक बात। तो यानी वित्तीय विवरण के दोष का यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, फिर बता रहा है विभिन्न फर्मों से तुलना की सीमाएं। जो विभिन्न फर्म होंगे ना वो आपस में जो तुलना करेंगे उनका भी प्रॉब्लम होगा, उससे भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे, तो विभिन्न फर्मों की तुलना करने से उसी समय उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब सभी फर्मों की कार्य प्रकृति लेखांकन पद्धति समान हो। हम आपको ये बात हमेशा याद रखते हैं कि तुलना हमेशा उसी के साथ करना चाहिए ना जो आपके बराबर हो, आपके जैसा हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि किसी का किसी से भी तुलना कर दें। अब क्लास 3rd का एक बच्चा है, क्लास 6 का एक बच्चा है, दोनों का इंटेलिजेंसी का आप तुलना कर रहे हैं, दोनों से क्वेश्चन आंसर करके, तो यार ये बराबर स्केल है, ये बराबर की तुलना है। क्लास 6 का तो क्लास 6 के साथ करो, क्लास 3rd का तो क्लास 3rd के साथ करो, है कि नहीं बात। आपने ओलंपिक गेम में देखा है ना कि सेम टू सेम वजन वाले होते हैं तब जाके उनका एक साथ फाइट होता है। ये नहीं कि एक वजन ज्यादा है एक वजन कम है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भाई ज्यादा वजन वाला मजबूत होगा, कूच देगा कमजोर वाले को अच्छे तरीके से, है ना बात। और लड़कियों से लड़कियों का फाइट होता है, लड़कों से लड़कों का फाइट होता है। ये नहीं कि लड़का लड़की आपस में भिड़ के लड़ गए। लड़का फिर क्या होता है कि बनावटी उनका मजबूत होता है, शरीर गठन मजबूत होता है, तो लड़कियों को आसानी से हरा सकता है ना बात। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हमेशा तुलना किसका करना चाहिए, जो बराबर हो, जो एक जैसे हो। तो जो विभिन्न फर्मों में आपस में जो तुलना किया जाता है उसमें ये भी बेकार बात हो सकता है कि उनकी कार्य प्रकृति मतलब कार्य की प्रकृति अलग अलग हो, लेखांकन के तरीके अलग अलग हो, तो फिर उनका तुलना नहीं हो पाएगा। तुलना तभी संभव है जब सब चीज सिमिलर हो, सब एक जैसा हो, तब तुलना करके वो लोग सही तरीके से निष्कर्ष निकाल पाएंगे, ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या, अब नेक्स्ट हमारा जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण के प्रकार या विधियां, ये हमारा महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत तरीके के विश्लेषण देखते हैं और बहुत तरीके के प्रकार देखते हैं, और इन जितने प्रकार हम यहाँ पे आपको बताएंगे कंफर्म समझ सकते हैं ऐसा, मतलब 90 to 95% चांसेस है कि इन सभी प्रकारों में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट में, या फिर जो है मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर आपके जो है कभी कभी ये पूरा का पूरा प्रकार का जो है 5-6 प्रकार बताने को लेकर के या पूरा प्रकार बताने को लेकर के आपके लॉन्ग में यानी अच्छा खासा मार्क्स वाले यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग मार्क्स आते हैं इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है।
तो यानी एक तरह से बोलिए वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है या शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है आपका। तो ये अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण के जो प्रकार हैं, जो विधियां हैं, उनको कई वर्गों में बांट करके समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहला प्रकार है विश्लेषण की प्रकृति के आधार पर, जैसा उसका विश्लेषण हो रहा है उसके हिसाब से हमारा विश्लेषण दो तरीके का है, एक है आंतरिक विश्लेषण, दूसरा है बाह्य विश्लेषण, ठीक है, जिसको बाहरी विश्लेषण भी कहते हैं। सबको बारे में अभी हम समझाएंगे, अभी केवल आपको यहाँ पे प्रकार दिखा रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, कार्य प्रणाली के आधार पर, जैसे विश्लेषण का कार्य है उसके हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार के विश्लेषण होते हैं, एक होता है क्षैतिज विश्लेषण, एक होता है लंबवत विश्लेषण। क्षैतिज मतलब समझते हैं ना, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, ठीक है, लंबवत मतलब खड़ा, ठीक बात। फिर तीसरा हमारा क्या है, विश्लेषण के उद्देश्य के आधार पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के विश्लेषण होते हैं, एक होता है अल्पकालीन विश्लेषण, एक होता है दीर्घकालीन विश्लेषण, यानी ये समय के हिसाब से दिख रहा है, ठीक है, बात क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला बात बोला जाए तो हमारा ये तीनों के आधार पर अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब सबसे पहला विश्लेषण की प्रकृति के आधार पर, और उसमें पहला है आंतरिक विश्लेषण। हर बच्चा इस बात को समझ जाएगा आंतरिक विश्लेषण क्या होगा। आंतरिक मतलब अंदर की बात हो रहा है, यानी जब वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति, संस्था, ठीक है, वैसे व्यक्ति ही बोल लीजिए क्योंकि संस्था तो बाहरी का भी हो जाएगा, ठीक है, यानी बोल लीजिए प्रयोगकर्ता, सबसे सही सब, ठीक है। जब वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने वाला यानी उसका प्रयोगकर्ता व्यवसाय के अंदर का कोई होता है, ठीक है, जिसकी पहुंच व्यवसाय के सभी डॉक्यूमेंट्स तक हो सकती हैं, वही क्या होता है, वही प्रकार का विश्लेषण आपका आंतरिक विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। यही बात देखिए क्या बोल रहा है कि किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए किया गया विश्लेषण इसी वर्ग में आता है, ठीक है। अब वित्तीय स्थिति जानने के लिए आप जो विश्लेषण करेंगे वो इसी वर्ग में आएगा, क्योंकि वो कौन करेगा भाई, वो अंदर का ही कोई व्यक्ति करेगा, ठीक बात। यह विश्लेषण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो व्यवसाय के सदस्य होते हैं। बात क्लियर हुआ, अंदर का कोई बात होगा, अंदर का कोई व्यक्ति होगा, वही करेगा, जिसका पहुंच हर जगह तक होगा, तभी तो वो विश्लेषण कर रहा है, तभी तो वो आंतरिक विश्लेषण है, ठीक बात। इसमें विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए यह विश्लेषण विश्वसनीय होता है। अब जो व्यक्ति आंतरिक विश्लेषण कर रहा है वो सब जगह तक पहुंच सकता है, आराम से सारे प्रकार के आंकड़े प्राप्त कर सकता है, तो उसका विश्लेषण भी क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा कि नहीं। कि अधूरा अधूरा ज्ञान के विश्लेषण करेंगे तब बेस्ट होगा, नहीं, जब पूरा ज्ञान होगा, सब प्रकार की चीजें आपको मिल जाएगा तो आप विश्लेषण बेस्ट करेंगे, यानी आंतरिक विश्लेषण सबसे बेस्ट होता है इन दोनों के तुलना में। दूसरा हमारा बाहरी विश्लेषण, बाह्य विश्लेषण। अब ये आप समझ सकते हैं, अब ये एक ऐसा विश्लेषण है जो बाहरी के लोग कर रहे हैं। बाहरी लोग जैसे इन्वेस्टर्स, भाई वो बाहरी व्यक्ति, वो पूरा बिजनेस का अंदर का आदमी तो है नहीं, ठीक है। जैसे ऋणदाता, जैसे आपके जो है बाहरी व्यक्ति में जो है आपके लेनदार वगैरह हुए, है ना बात, इस तरह के लोग हुए। तो ये जैसे आपके अर्थ वो भी होते हैं, स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, वो लोग भी विश्लेषण करते हैं ना, जैसे संघ विपणि होता है, ये भी तो विश्लेषण करता है। इस प्रकार की जो भी चीजें हैं ये बाहरी हैं, ठीक है। तो वो जो विश्लेषण करेंगे वो इसके अंदर आता है। तो वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं होता है तथा व्यवसाय के अभिलेखों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब अभिलेखों तक नहीं पहुंच पाते मतलब ये नहीं समझिएगा कि कुछ भी, कोई भी अभिलेख तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं भाई, सारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा मोड़ा चीज उनको भी जानकारी मिल जाता है, और वही चीज जानकारी मिल जाता है जो कंपनी खुद शो करता है। जो कंपनी खुद शो कर देता है सभी लोगों के लिए, वही जानकारी इनके पास होता है, और उन्हीं जानकारी के माध्यम से विश्लेषण करते हैं, ठीक है, बात क्लियर। हाँ, पर्सनल तक नहीं जा पाएंगे, आंतरिक वाला सब जगह तक पहुंच जाता है, बाहरी वाला केवल उतना ही पहुंच पाता है जितना कंपनी उनको पहुंचाना चाहता है, यानी जितना कंपनी शो करता है सबके लिए, ठीक बात। तो नहीं पहुंच पाते हैं वे व्यक्ति बाहरी विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण प्रकाशित लेखों पर आधारित होता है। क्या बोला हमने, प्रकाशित लेखा मतलब वही जितना कंपनी खुद प्रकाशित करता है, जितना कंपनी खुद दिखाता है, उसी के हिसाब से ये विश्लेषण होता है, ठीक बात, क्लियर हो गया। चलो भाई अगली बात करते हैं। अगला हमारा जो प्रकार है वो किसके हिसाब से, कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर हमारे विश्लेषण दो प्रकार होते हैं, एक क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से, ठीक है, लेटा हुआ, यानी जब विश्लेषण आप कैसा करेंगे, लेटे हुए क्रम में करेंगे, यानी आपका जो है या तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कोई आंकड़ों का विश्लेषण होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कोई आंकड़ों का विश्लेषण होगा, या फिर आपका राइट टू लेफ्ट किसी आंकड़े का विश्लेषण होगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट किसी आंकड़े का विश्लेषण होगा। तो ऐसे विश्लेषण को हम लोग क्षैतिज कहेंगे। एक ही समतल भूमि पे होगा, समतल तरीके से होगा, समतल आधार पर होगा, ठीक है, बात समझे। जैसे दो बिजनेस है आपका, एक ही प्रकार के दो बिजनेस हैं, उनका 2020 के आंकड़ों का आपस में विश्लेषण हो रहा है, समतल ही हो रहा है ना, है कि नहीं बात, समतल हो रहा है।
क्योंकि उसका और इसका दोनों एक ही प्रकार के बिजनेस है, एक ही टाइप के, तो दोनों का आपस में विश्लेषण हो रहा है। एक ही बिजनेस का जो है कई सालों का विश्लेषण हो रहा है, जैसे 2019 का, 2020 का, 2021 का, इस प्रकार से विश्लेषण हो रहा है। ये भी तो समतल विश्लेषण है, समझ रहे हैं? क्योंकि सेम टू सेम चीजों का विश्लेषण है, सेम आंकड़े हैं, सेम आधारित चीजें हैं। एक बात, ऐसे विश्लेषण को हम क्या कहते हैं? समतल विश्लेषण कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है। इस विश्लेषण को काल श्रेणी विश्लेषण भी कहते हैं, काल श्रेणी विश्लेषण यानी टाइम सीरीज, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें टाइम को ही आधार माना जाता है। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण। जैसे हमने बोला ना, जैसे 2019, 2020, 2021, अब इन तीनों का आपस में विश्लेषण हो रहा है, तीनों के आंकड़ों का। भाई समय आ गया इसमें, ठीक है, 2019 के आंकड़े का 2020 से, 2020 के आंकड़े का 2021 से, 2000 ऐसे करके सारे के सारे लाइन से विश्लेषण हो रहे हैं। तो यही क्या है? यही क्षैतिज विश्लेषण है, यही आपके काल श्रेणी विश्लेषण है। ठीक बात। यह विश्लेषण एक व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के विवरणों के आधार पर किया जाता है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, समय इसमें महत्वपूर्ण होता है, तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के लिए विश्लेषण देखा जाता है। ठीक है, ये ट्रेंड बताता है कि व्यापार का ट्रेंड क्या है, वो अच्छा चल रहा है, बढ़ते हुए चल रहा है, घटते हुए चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये समझाता है। फिर अगला हमारा क्या है? दूसरा लंबवत, लंबवत विश्लेषण यानी खड़ा विश्लेषण होगा। अब इसमें जो है ना, इसमें ऐसा बात होगा कि आपका व्यापार जो है, जैसे अगर 2019 का आप विश्लेषण कर रहे हैं तो 2019 के आंकड़ों का 2019 के आंकड़ों के साथ ही विश्लेषण होगा। अगर आप 2020 का विश्लेषण कर रहे हैं तो 2020 के आंकड़ों का 2020 के आंकड़ों के साथ ही विश्लेषण होगा। तो यही क्या है? ये लंबवत है, एक ही चीज का ऊपर नीचे जब विश्लेषण होगा, यानी विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या होगा? अप टू डाउन होगा, ऊपर से नीचे, ठीक है, या फिर आपका नीचे से ऊपर होगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे क्या बताता है? बोल रहा है कि इस प्रकार के विश्लेषण एक निश्चित तिथि पर वित्तीय समंकों का विश्लेषण है, इसलिए इसे स्थिर विश्लेषण भी कहते हैं। ये कैसा विश्लेषण है? स्थिर, ठीक है, स्टैटिक। अगर ये स्थिति विश्लेषण है, स्थितिक विश्लेषण है, तो ये क्या होगा? ये आपका चलता हुआ को क्या कहेंगे यार? स्थितिक। बस इंग्लिश में इसको डायनामिक कहते हैं यार, इसका क्या होगा यार? हिंदी बोल रहे, डायनामिक। ठीक बात। डायनामिक को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थितिक। मतलब बस स्थितिक मतलब आप समझ लीजिए कि चलता हुआ, मतलब थोड़ा सा प्रभावशाली। भाई इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें चीजें थोड़ी सी चल रहा है ना, थोड़ी दूरी तय हो रही है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना बात? इसको डायनामिक कहते हैं, उसको स्टैटिक कहते हैं। हिंदी थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर रहा है, आप लोग जो है एक बार सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक बात, क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो ये बात हो गया। और इस विश्लेषण से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। अब हमारा ये लंबवत जो होता है ना, विश्लेषण होता है, इसके जरिए तुलनात्मक अध्ययन भी होता है। तुलना किया जाता है इसके जरिए कि पिछले साल क्या है, इस साल क्या है। मतलब पिछले साल, मतलब इसको पिछले साल से करेंगे तो फिर वो आ जाएगा, कौन सा? क्षैतिज हो जाएगा। पिछले साल, इस साल नहीं, मतलब इसी साल के इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ क्या तुलना हो रहा है, कैसा संबंध बन रहा है, इसको देखा जाता है। ठीक बात। अभी आप एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, मतलब कुछ फॉर्मेट जब बताएंगे ना कुछ चीजों का, तो आपको वो सारी चीजें समझ में बेहतर आएगा। नेक्स्ट बात देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है? विश्लेषण के उद्देश्य के आधार पर। अब विश्लेषण के उद्देश्य के आधार पर एक होता है अल्पकालीन विश्लेषण, समझ में आ रहा? अल्पकालीन विश्लेषण आपके विश्लेषण का ऐसा उद्देश्य जो आपके व्यवहार के अल्पकालीन चीजों के बारे में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यह विश्लेषण अल्पकाल के लिए किया जाता है, इसमें तरलता, लाभदायकता आदि का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, आपके व्यापार की तरलता क्या? तरलता क्या होता है कि आपकी अल्पकालीन अवधि की शोधन क्षमता का ज्ञात होता है। लाभदायकता, आपके व्यापार की लाभदायकता क्या है? वो भी तो अल्पकालीन चीज है, क्योंकि लाभदायकता घटता बढ़ता रहता है। इस साल कुछ और हो सकता है, अगले साल कुछ और हो सकता है, तो इसका इसमें अध्ययन किया जाता है अल्पकाल की चीजों का। और दीर्घकालीन विश्लेषण आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दीर्घकालीन चीजें होंगे। यह विश्लेषण दीर्घकाल के लिए किया जाता है, इसमें जो है शोधन क्षमता, कौन सा शोधन क्षमता? दीर्घकालीन शोधन क्षमता, वित्तीय स्थापित आदि का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे विश्लेषण आपके दीर्घकालीन विश्लेषण है। ये सभी विश्लेषण के प्रकार हो गए। चलो भाई, अब हमारा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण जो होते हैं उनके कौन कौन से उपकरण है या क्या क्या तकनीक है। ठीक है, यानी वित्तीय विवरण का विश्लेषण किस किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी उसकी तकनीक है, कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इसके जरिए बनता है, जिसके जरिए हम लोग विश्लेषण करते हैं। जिसमें से बहुत सी चीजें नहीं, केवल 2 चीजें आपको अगले वाले चैप्टर में मिलेगा। जैसे एक अनुपात विश्लेषण आप सीखेंगे, जिसको हम लोग लेखांकन अनुपात भी कहते हैं, रेशियो एनालिसिस, वो नेक्स्ट चैप्टर है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण, ये भी विश्लेषण का ही पार्ट है, वो उसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, तो 2 विश्लेषण आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन कितने प्रकार के तकनीक हैं ये बात समझिएगा। तो डायरेक्ट आ गया यार, इसमें तकनीक पूरा लिखा नहीं है,
चलो कोई बात नहीं, लाइन बाय लाइन सारी तकनीक नहीं है, डायरेक्ट आ गया है। तो हम लोग जो है उसमें बहुत सी तकनीकें देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला तकनीक जो है लाइन बाय लाइन इसमें नहीं दिया है, मतलब पॉइंट्स पहले नहीं दिया, डायरेक्ट जो है टॉपिक्स आ गए, ठीक है। तो समझिएगा। तो पहला बात करते हैं, पहला बात हमारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण, ये हमारा सबसे पहला तकनीक है। तुलनात्मक, तुलनात्मक को मतलब क्या होता है, तुलनात्मक का मतलब कंपेयर करना, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव वित्तीय विवरण को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी सभी जितने भी टॉपिक्स होंगे सबको अपने किताबों में जरूर देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नोट्स और किताब दोनों को साथ में रखते हुए, ताकि आपको और बेहतर नॉलेज हो जाए, है ना बात। वैसे नोट्स अपने आप में कंप्लीट है, इसको भी याद करेंगे, एग्जाम बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि किताबों को भी ध्यान में रखिएगा, दोनों साथ में रखिएगा। जब आपके पास कोई भी किताब हो, हम कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं करें, जो भी किताब आपके पास है, आप पढ़ रहे होंगे, अपना सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आप उस किताब को उठाइए, इस नोट्स को उठाइए और पॉइंट साथ साथ पढ़िएगा, देखते चलेगा, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें किताबों से पता चलेगा, कुछ चीजें हमारे नोट से पता चलेगा, हमारे क्लास से पता चलेगा, इस तरीके से आपको पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक बात। अब क्या बोला कि ऐसे विवरण जिसमें दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय समंक तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। इनमें प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिखाया जाता है। ये विवरण क्षैतिज विश्लेषण के आधार पर होता है, ठीक बात। अब तुलनात्मक विवरण होता क्या, नाम से ही तुलनात्मक, तुलना करना। तुलना किसका करेंगे भाई, जब एक ही जैसे दो चीजें होंगे। तो हमारा व्यापार जो होता है ना, उसमें हमारा 2019 का एक साल है और उसी व्यापार का 2020 का एक साल है। इन दोनों सालों के स्थिति विवरण को उठाएंगे या वित्तीय विवरण को उठाएंगे, ठीक है। उन वित्तीय विवरणों को आपस में तुलना करने बैठ जाएंगे, तो यही तुलनात्मक हमारा विवरण कहलाता है, ठीक है। तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहलाता है, ठीक बात। अब ये क्या करता है, अब ये क्या होता है, ये मान लीजिए पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल है, तो फिर इन दोनों के बीच का जो परिवर्तन है वो हमारा परिवर्तन पता चलेगा, ठीक है, वो हमारा परिवर्तन पता चलेगा। और फिर उसके बाद उसी परिवर्तन को हम लोग प्रतिशत में देख लेते हैं कि हमारा प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ है। तो परसेंटेज चेंज हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई आखिर में हमारा जो है प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक बात। तो मुख्य रूप से हम लोग इस विवरण के जरिए, यानी हम लोग तुलनात्मक वित्तीय विवरण के जरिए क्या समझते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे व्यापार का जो भी आइटम है उसमें प्रतिशत क्या परिवर्तन हुआ है, प्रतिशत वृद्धि हुआ है कि प्रतिशत कमी हुआ है। इस वाले स्थिति मतलब विश्लेषण में हम लोग यही काम करते हैं, ठीक बात। तो यही बता रहा है कि ऐसे विवरण जिसमें दो या दो से अधिक अवधियों के लिए, हम यहाँ पे दो एग्जांपल लें, दो से अधिक भी हो सकता है, अवधियों के लिए वित्तीय समंकन का तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिखाया जाता है, वही सबसे मेन चीज इसमें यही निकाला जाता है। और ये विवरण क्षैतिज विश्लेषण के आधार पर होता है। क्यों, क्षैतिज विश्लेषण क्या होता है, लेटा हुआ, तो ऐसे ही ना हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, सेम सेम समतल भूमि पे आ चुके हैं, समतल विश्लेषण भी कहते हैं इसको, क्षैतिज को, तो वही बात हो गया, क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गया। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर क्या है, हमने इसके जो है कुछ लाभ बताए, ध्यान दीजिएगा। जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण होते हैं उसके लाभ वगैरह आप जो है फटाफट वैसे तो अपने किताबों से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरली ये पूछा जाता है कि तुलनात्मक स्थिति विवरण क्या है, और बाई चांस कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में इसके जो है लाभ पूछा जाता है 2 से 3, ठीक है। तो वही इसी वजह से ये पॉइंट्स है, वरना आपके बुक में ये सारी चीजें होगा, बढ़िया तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुख्य रूप से हमने क्या बोला था कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो यही न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, इसी टॉपिक का, इसी टूल्स का आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में बाई चांस आ सकता है, तुलनात्मक वाले का, ठीक है। और वो कैसे होता है वो अभी आपको समझा देंगे जब इसका हम फॉर्मेट आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के मुख्य लाभ निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला है समझने में सरलता। बहुत आसान है यार, एक आंकड़ा दूसरे आंकड़े से सामने सामने सारे आंकड़े रहते हैं ना, पिछले साल का, इस साल का, उसका बदलाव और उसका प्रतिशत में बदलाव, ये सारी चीजें आपके आंख के सामने रहता है, तो सारी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आता है, बहुत सरल विधि है। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में 2 या 2 से अधिक अवधियों के आंकड़े उपलब्ध होने के कारण इन्हें समझना आसान हो जाता है, ठीक बात। नेक्स्ट क्या है, उन्नति अथवा अवनति का ज्ञान। इसके जरिए आप जो है परसेंटेज चेंज देखते हैं कि प्रतिशत रूप से वृद्धि हुआ है, प्रतिशत रूप से कमी हुआ है, तो उसका भी आसानी से इसमें ज्ञान पता चल जाता है, ठीक है। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरणों से व्यवसाय की उन्नति अथवा अवनति का जानकारी प्राप्त हो जाता है। उन्नति होने पर उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं तथा अवनति होने पर उन्हें उसके उपाय खोजे जाते हैं। अवनति हो गया तो हम लोग सोचेंगे कि भाई क्यों हो रहा है, उसके उपाय देख करके हम लोग उसको सही करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, विभिन्न कंपनियों की तुलना। इसमें जो है ना विभिन्न कंपनियां आपस में जो होती हैं उनकी तुलना भी कर सकते हैं,
अब क्योंकि वो भी समतल है, हमने बताया था ना समतल वाले में कि हम लोग दो कंपनियों का आपस में तुलना भी कर सकते हैं। तो एक ही कंपनी जो है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है कपड़े का उद्योग है मान लीजिए, ठीक है, किसका, कपड़े का उद्योग। अब कपड़े के उद्योग के हमारे दो कंपनी हो गए, एक हमारा कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी, और दूसरा हमारा कंपनी जिसका नाम है XYZ कंपनी। अब इन दोनों कंपनी का क्या करेंगे, 2021 का आंकड़ा देख लेंगे और 2021 में हम इन दोनों कंपनियों का तुलना करेंगे कि इसका क्या स्थिति था, इसका क्या स्थिति था। तो ये चीज भी हमारा क्या है, तुलनात्मक स्थिति विवरण से हमारा कंप्लीट हो सकता है, समझ में आ सकता है, ठीक बात। तो यही बता रहा है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से दो या दो से अधिक कंपनियों के बीच भी तुलना की जा सकती है। अपने आप के भी तुलना करेंगे कई वर्षों का, साथ ही साथ दो कंपनियों का भी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा है विभिन्न मदों की प्रतिशत वृद्धि या कमी को प्रस्तुतिकरण। जो ये है ना, वो विभिन्न मदों का जो है ना, वो क्या करता है, प्रतिशत कमी या वृद्धि को दिखाता है। ये बात तो हमने बताएगा। तुलनात्मक वित्तीय विवरण से विभिन्न मदों की प्रतिशत वृद्धि या कमी का प्रस्तुतिकरण होता है। फॉर्मेट देखेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो हमारा जो है ना, अब इसका हानि देख लेंगे, तुलनात्मक वित्तीय विवरण की अपनी क्या क्या हानियां, क्या क्या कमी है इसका। तो देखिए, तुलनात्मक इस वित्तीय विवरण की कुछ हानियां भी हैं। जैसे सबसे पहला बोलता है कि लेखांकन नीतियों में बदलाव। क्या बात बोलता है, लेखांकन नीतियों में बदलाव। भाई सीधी सी बात है, आप तुलना कर रहे हैं ना, पिछले साल का इस साल से तुलना करें। मान लीजिए लेखांकन का नीति ही बदल गया, लेखांकन का तरीका, सिद्धांत, नियम, कानून बदल गया, तो पिछले साल आपने कुछ और तरीके से लेखांकन किया, इस साल कुछ और तरीके से लेखांकन किया, कैसे आप तुलना कर पाएंगे, सही तुलना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कमी है, ठीक बात। तो ये बोला, यदि तुलना करने की अवधि के बीच लेखांकन नीतियों में बदलाव हो जाता है तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष सही नहीं होंगे, गलत होंगे। पिछले साल कोई और तरीका अपनाया, इस साल कोई और तरीका अपनाया, तो डेटा ही चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, मूल्यों में बदलाव। ये भी बात है, यदि तुलना करने की अवधि के बीच व्यवसाय के मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है तो भी वित्तीय विवरण से प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक होंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी हानियां आप पढ़ रहे हैं, जो भी कमियां आप पढ़ रहे हैं, यही सेम चीज सीमा में देखा था कि नहीं, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के सीमा में देखा था कि नहीं। तो वही बात है, हानि, कमी, सीमा, बात वही है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होगा, अगर मूल्य ही बदल गया, पिछले साल कोई और मूल्य था, इस बार कोई और मूल्य था, चीजें गलत शो करेगा, ठीक है। ये भी इसकी एक कमी है। फिर अगला क्या है, व्यवसायिक इकाई का असमान होना। मान लीजिए आप दो कंपनी का आपस में तुलना करें, अब दोनों कंपनी एकदम अलग अलग तरीके का, दोनों की कार्य प्रणाली अलग है, दोनों का तरीका अलग है, सारी चीजें अलग है, दोनों कंपनियां अलग है। अब उन दोनों का आप तुलना करेंगे तो कैसे जो है सही तुलना कर पाए। हमने क्या बोला था कि सेम तुलना होना चाहिए, सेम तरह की कंपनी का। हमने क्या एग्जांपल दिया था कि क्लास 3 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा का आपस में तुलना करेंगे तो तुलना सही है, नहीं है, गलत है। तो उसी प्रकार से सेम टू सेम कैरेक्टर का, मतलब सेम टू सेम क्लास का बच्चा होना चाहिए। जैसे कि 6 का है तो 6 से करो, 3rd का है तो 3rd से करो। सेम इसी तरह जब दो कंपनियों का भी तुलना करेंगे, दो व्यावसायिक इकाइयों का भी तुलना करेंगे, तो वो भी व्यावसायिक इकाई एक जैसे होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए। इन्हें के किसका किसी के साथ भी तुलना कर लो, ठीक है, बात समझे, यही बात बता रहे हैं। यदि तुलना की जाने वाले व्यावसायिक इकाइयां समान नहीं है तो वित्तीय विवरण से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, ठीक बात। नेक्स्ट है तुलनात्मक वित्तीय विवरण के प्रकार। अब देखिए, इसमें दो वित्तीय विवरण आपको बनाने के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है, दो आता है। अब बहुत ईजी है, बार बार बोले बहुत ईजी है, आराम से आपको समझ लेंगे। फॉर्मेट बस देख लीजिए, फटाफट आप खुद ही इसको लगा लेंगे, खुद ही आप इसको कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है भाई तुलनात्मक वित्तीय विवरण के प्रकार में, तो देखिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण के प्रकार हमारे निम्नलिखित हैं, दो तरीके के आता है। पहला आता है तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। और दूसरा हमारा आता है तुलनात्मक लाभ हानि विवरण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये हमारे दोनों एग्जाम में आते हैं, दोनों का फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा क्या है, जिसमें आर्थिक चिट्ठा बनेगा, सीधी सी बात है। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में दो अवधियों की मदों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक संपत्ति, दायित्व तथा पूंजी में कमी या वृद्धि सरलता से अध्ययन कर सकेंगे। यही होता है इसमें, और यहाँ पर उसका फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट ही है। बैलेंस शीट आपको याद करने के लिए हमने बोला था ना, सबको याद करने के लिए बता, बैलेंस शीट याद किए होंगे तो फॉर्मेट आपको याद होगा। यही फॉर्मेट में हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बस यहाँ तक होता है, ठीक है, इस जगह तक। इसके बाद जो है ये, क्योंकि हमारा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट है, इसलिए वो सारी चीजें दिया है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है कि हमारा पर्टिकुलर्स होता है, उसमें प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा होता है, फिर करेंट ईयर का डेटा होता है, ठीक है। अमाउंट के लिए 2 साल का होता है ना, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, ठीक है, तो दोनों साल का होता है, और उसमें अमाउंट लिखे जाते हैं। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल में यहाँ पर कुछ अमाउंट हो गया, यहाँ पर कुछ अमाउंट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं तो याद करिएगा, फिर इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालते हैं, ठीक बात। अब जैसे ये मान लीजिए ये 2019 का साल है और ये मान लीजिए 2020 का साल है, ठीक बात। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कोई अमाउंट, यहाँ पर लिख दिया कोई अमाउंट,
हम आपको फॉर्मेट में ही क्वेश्चन करने का तरीका भी समझा रहे हैं। कुछ अमाउंट लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, 1 लाख रुपए, और यहाँ पर लिख दिया आपने 1.5 लाख रुपए। ये मान लीजिए इस प्रकार से इसमें हो गया। अब एब्सोल्यूट चेंज में क्या करेंगे, आप इन दोनों में देखेंगे कितने के बदलाव है, क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें जो है आपको चेंज देखना है कि बढ़ा है कि घटा है। तो साफ साफ दिख रहा है पिछले साल ये था, इस साल ये है, यानी बढ़ गया। ठीक है, तो आपको बढ़ा हुआ होगा तो पॉजिटिव फिगर होगा, घटा हुआ होगा तो निगेटिव फिगर होगा। समझ में आया? बेस हमेशा इसको मानते हैं, यानी इसमें से इसको घटाएंगे जब भी एब्सोल्यूट चेंज निकालना होगा, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, पिछले साल की तुलना में इस साल क्या हुआ ये देखना है। तो हमें दिख रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, यानी बढ़ा है तो हमारा पॉजिटिव हो गया 50,000 रुपए। अगर निगेटिव होगा तो हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे, ये नियम याद रखिएगा, जब भी कोई निगेटिव फिगर होगा तो ब्रैकेट में शो किया जाएगा। ठीक बात, ये 50,000 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आया है इसका इसके से परसेंटेज निकालना होगा। ठीक बात, तो इसके लिए हमारा क्या होगा कि ये 50,000 है, किसमें से परसेंटेज देखना है, बेस ईयर यानी 2019 वाले 1 लाख से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो पूरा जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 50% आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50% हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब ये क्यों 50% हमारा क्या है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव में जाएगा। अगर ये निगेटिव रहता तो ये निगेटिव में जाता। बात समझ में आया? इसी तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मेट आपने जैसे बैलेंस शीट का याद किया, सारे फॉर्मेट्स के आंकड़े आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, आपको फटाफट केवल ये दोनों निकालना रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको करना रहेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज में बढ़ना या घटना देखना होगा, और इसमें डायरेक्ट परसेंटेज ले लेना है। जो अमाउंट ये आएगा ये ऊपर रखेंगे, ये वाले अमाउंट को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो यही फॉर्मेट है, आप लोग इस फॉर्मेट को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा अपने किताबों से, अगर आपने दिया है तो। ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बोला ना कि जनरली ये मिलता नहीं है अब। ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोगों के लिए होमवर्क है, याद कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक बात, अब अगला बात आता है हमारा तुलनात्मक लाभ हानि विवरण। सेम वही आर्थिक चिट्ठा की तरह इसमें भी है, सारी बातें वैसे ही है। लाभ हानि विवरण आपने याद किया होगा, जो हमने पिछले बार बोला था कि फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, तो अगर आपने उसको याद किया होगा तो उसमें आपको सारी बातें वैसे ही मिल जाएगा। जो जो चीजें हैं जैसे जैसे ये सबने आपने लिखा, सबने आपको याद कर लिया, और याद करने के बाद आपने जो भी लिख लिया, तो यहाँ पर जब हम उसका कॉम्परेटिव वाला स्टेटमेंट बनाएंगे, तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाते समय क्या होगा, इसमें भी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वाला 2 कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा, और सेम जैसा हमने बैलेंस शीट में बताया वैसे ही इसमें भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसके अंदर, लिखेगा किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यवसाय में होने वाले लेन देनों के परिणाम को जिस विवरण द्वारा सारांशित यानी छोटा किया जाता है, सारांशित किया जाता है, उसे लाभ हानि विवरण कहते हैं। यदि 2 वर्षों के लाभ हानि विवरण उपलब्ध होते हैं तो तुलनात्मक विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि खाता या तुलनात्मक आय विवरण बनाकर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। इससे निम्नलिखित का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या, इससे क्या क्या चीजों का ज्ञान हो सकता है, विक्रय की कमी वृद्धि, विक्रय की लागत की कमी वृद्धि, सकल लाभ की कमी वृद्धि और शुद्ध लाभ की कमी वृद्धि, इस चीज का इससे ज्ञान हो जाता है। वैसे इससे हर एक आइटम की कमी वृद्धि का ज्ञान हो जाता है जो लाभ हानि विवरण में दिया रहता है। ठीक है, चलो भाई, अब लाभ हानि विवरण का आपने फॉर्मेट याद किया हो तो पता होगा कि ऐसे ऐसे करके अमाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यहाँ पर कुछ अमाउंट होगा, यहाँ पर कुछ अमाउंट होगा, इसका यहाँ पर इसका कुछ अमाउंट होगा, ये सारे अमाउंट होंगे। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें हमें ये करना होगा कि हमें सबसे पहले इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होगा, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा, तो इस साल से इस साल क्या हुआ, बढ़ा है कि घटा है। अगर बढ़ा है तो पॉजिटिव फिगर होगा, अगर घटा है तो निगेटिव फिगर होगा, जिसको हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक बात, ये हम लोग निकाल लेंगे, बात समझे। पॉजिटिव फिगर खुला रहेगा, निगेटिव फिगर बंद रहेगा ब्रैकेट में, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ वाला अमाउंट ऊपर रहेगा, जैसा हमने बताया, देखिए 4 नंबर मतलब इसको कहा 4 नंबर, वो ऊपर रहेगा। यहाँ वाला अमाउंट नीचे रहेगा, इसको 2 नंबर का है तो 2 नंबर नीचे रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और इसके जरिए हमारा परसेंटेज चेंजेस आ जाएगा। तो इसी तरह से करते हुए आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको देख लेना, आपके किताब में दिया रहेगा, बढ़िया से लगा लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन पे बस प्रैक्टिस कीजिएगा, एक क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर हो जाएगा पक्का। ठीक है, और एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है। एग्जाम में देखिए ये सारी बातें आपको बना के दिया रहेगा, आपको वही पूरे के पूरे कॉलम छाप देना है, ये दोनों कॉलम एक्स्ट्रा करते हुए, और इस दोनों कॉलम को आपको जो है पूरे तरीके से सॉल्व करके लिख देना है। तो ये आएगा ना 10 का 10 नंबर, या फिर जितने का भी आपके यहाँ न्यूमेरिकल आता है वो पूरा का पूरा नंबर आपको फ्री में देकर चला जाएगा, क्योंकि बिहार कठिन है ही नहीं, बहुत आसान है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा। फिर आता है समान माप वाले विवरण। ठीक है, समान माप विवरण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, अब कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है,
इसका हमारा जो है ना कॉम्परेटिव से अलग है ये। अब ये लंबवत विश्लेषण का पार्ट है, ठीक है। तो ये कॉम्परेटिव से अलग है, उसमें क्या था, वो क्षैतिज विश्लेषण की तरह था, टाइम सीरीज चल रहा था उसमें, ठीक है। दो कंपनियों का आपस में विश्लेषण हो सकता था उसमें। अब इसमें क्या है, एक ही कंपनी होगा और अपने ही साल के डेटा का अपने ही साल के चीजों से जो है तुलना करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन साइज हो गया। तो बोला कि समान माप विवरण ऐसे विवरण हैं जिसमें एक समान आधार पर विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार के विश्लेषण को शीर्ष या लंबवत कहते हैं। समान माप विवरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक समान आकार वाला स्थिति विवरण यानी वही कॉमन साइज बैलेंस शीट, और दूसरा आता है समान आकार वाला आय विवरण यानी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोल लीजिए या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोल लीजिए। ये हमारा इसमें दो ठो आता है। और इसका फॉर्मेट देख लीजिए भाई, नॉर्मल सा होगा। अच्छा, पहले इनके बारे में बताया क्या होता है। तो बोल रहा है कि समान आकार का स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, ऐसा विवरण जिसमें प्रत्येक संपत्ति को कुल संपत्तियों के प्रतिशत के रूप में और प्रत्येक दायित्व को कुल दायित्व के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे समान आकार का स्थिति विवरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके किसके साथ तुलना हो रहा है, प्रत्येक दायित्व का कुल दायित्व के साथ, ठीक है, प्रत्येक दायित्व का कुल दायित्व के साथ, ठीक है। यानी जब आप प्रतिशत निकालेंगे ना तो कुल दायित्व नीचे रहेगा और जो भी बाकी जितने भी दायित्व हैं उन सबका उसके साथ प्रतिशत आप तुलना करेंगे, उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो एक ही साल का ये बात होगा, इसलिए ये समान आकार वाला है, ठीक बात। और उसी तरह प्रत्येक संपत्ति का, उसी तरह प्रत्येक संपत्ति का कुल संपत्ति के साथ, प्रत्येक संपत्ति का कुल संपत्ति के साथ देखेंगे, यानी टोटल एसेट्स देखेंगे और उन सारे एसेट्स का एक एक एसेट्स के साथ आप परसेंटेज निकालते चलेंगे। तो वो इस प्रकार के विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, समान आकार वाले आर्थिक चिट्ठा बोल सकते हैं या समान आकार का स्थिति विवरण बोल सकते हैं, ये नाम हम लोग जानते हैं। अब इसका फॉर्मेट के तौर पर यहाँ पर दिया, अब इस बात को समझेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फॉर्मेट में आपको प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करेंट ईयर का परसेंटेज दिया। तो इसी फॉर्मेट में 2 पॉइंट और आप 2 लाइन और जोड़ सकते हैं आंकड़ों के तौर पर। ये आपका प्रीवियस ईयर का आंकड़ा हो गया, ठीक है बात, प्रीवियस ईयर का आंकड़ा हो गया और ये आपका करेंट ईयर का आंकड़ा हो गया, ठीक बात। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपका कितना है, 2 लाख रुपए है प्रीवियस ईयर का। इस साल का कितना है, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं कि इसका इसमें चेंज देखने के बाद फिर परसेंटेज निकालेंगे, ये था पिछला वाला, उसमें एब्सोल्यूट चेंज देखा जाता है, फिर एब्सोल्यूट जो है मतलब फिर परसेंटेज चेंज देखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ। अब इसका इसमें परसेंटेज निकालना है इसका, और इसका परसेंट निकालकर यहां लिखना है, लेकिन इसका परसेंट किसके आधार पर निकालना है, तो इसका परसेंट आपको इधर आधार पर निकालना है। किसके आधार पर, यहाँ पर टोटल जो एसेट्स आ गया यार, लायबिलिटीज का टोटल है यहाँ पर, ठीक है। इसका परसेंटेज आपको किसके निकालना है, जो हमारे यहाँ पर जो टोटल आएगा ना लायबिलिटीज का, ठीक है, यहाँ पर जो टोटल आएगा तो इस वाले टोटल का इसके साथ निकालना होगा, फिर इस वाले टोटल का यहाँ पर जो अमाउंट होगा उसके साथ, फिर इस टोटल का इसका परसेंट, फिर इस टोटल में इसका परसेंट, फिर इस टोटल में इसका परसेंट, फिर इस टोटल में इसका परसेंट, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और ये परसेंटेज 100 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 100 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो याद रखिएगा बेसिक किसका होगा, ये होगा, कौन बेस होगा, हमारा टोटल। टोटल से हम लोग एक एक लायबिलिटीज का अलग अलग परसेंटेज निकालते चलते हैं, और जो हमारा परसेंटेज आता चलता है वो हम लोग इस जगह पे लिखते चलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। और हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का सवाल ही नहीं पैदा होता यार, क्योंकि जो अमाउंट होगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। हाँ, यहाँ अगर निगेटिव अमाउंट है तब यहाँ पे नेगेटिव परसेंटेज आएगा, जब यहाँ का निगेटिव है तो जनरली यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। तो ये एक साल का प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में लिखेंगे, सेम इसी तरह करेंट ईयर का लिखेंगे। करेंट ईयर वाले भी सारे आइटम्स को आप ले लेंगे, ठीक है, और सारे आइटम का टोटल के साथ परसेंटेज लेंगे, यानी 2.5 लाख जो है टोटल का कितना परसेंट है, ये यहाँ का अमाउंट इसका कितना परसेंट है, यहाँ का अमाउंट इसका कितना परसेंट है, यहाँ का अमाउंट इसका कितना परसेंट है, यहाँ का अमाउंट कितना, यहाँ का अमाउंट कितना, ऐसे करते हुए सबका देखेंगे और वही परसेंटेज आप इस जगह पे लिखते चलेंगे, ठीक है, और इस जगह पे लिखते चलेंगे और यहाँ पर भी टोटल का परसेंटेज 100 ही आएगा, क्योंकि भाई इसका अपने आप से परसेंट निकालेंगे तो 100 ही आएगा ना। सेम यही चीज जैसे आपने लायबिलिटीज में देखा, सेम चीज आपका एसेट्स में भी हुआ, ठीक है। एसेट्स में भी आपका जो है वही प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का जो है ना आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करेंट ईयर का जो अमाउंट होगा, ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे कि आपका जो है इसका कितना कितना अमाउंट है, इन सबका अपना परसेंटेज आप यहाँ पे निकालते चलेंगे, किसके हिसाब से, टोटल के हिसाब से।
टोटल को आधार मानते हुए इसका निकालेंगे और टोटल का परसेंट हमेशा 100 आएगा। ठीक है, इसी का आधार मानते हुए आप करते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप जो है अपने किताब से देखिएगा, अगर दिया होगा तो देखेंगे, सारी बातें एकदम क्लियर होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में, बहुत आसान है, बार बार बोल रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन आना का मतलब ही आपको पूरा का पूरा मार्क्स देके जाना, एकदम सही एक बार में हो जाएगा, हर बच्चा इसको सही कर सकता है, बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक बात, बहुत आसान है। अब इसी तरह हमारा जो है समान आकार का आय विवरण होता है। अब इसमें थोड़ा सा अलग चीज है, जैसे समान आकार के आर्थिक चिट्ठे में कुल दायित्व से प्रत्येक दायित्व का प्रतिशत निकलता है, कुल संपत्ति से प्रत्येक संपत्ति का प्रतिशत निकलता है, लेकिन समान आकार के आय विवरण में किससे किसका निकलता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। इस प्रकार के विक्रय विवरण, ठीक है, इस प्रकार मतलब इस विवरण में विक्रय के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों को शुद्ध विक्रय के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर शुद्ध विक्रय का प्रतिशत निकलता है, यानी जैसे वहां पे कुल का निकलता था ना, कुल दायित्व का प्रत्येक दायित्व के साथ, कुल संपत्ति का प्रत्येक संपत्ति के साथ, यहां पर क्या होगा, प्रत्येक मदों का, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मदों का शुद्ध विक्रय के साथ, जिसको शुद्ध विक्रय को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध विक्रय को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, शुद्ध विक्रय के साथ प्रतिशत निकालते हैं। जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसका मतलब विक्रय होता है। ठीक है, या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा मतलब शुद्ध विक्रय होगा, तो शुद्ध विक्रय का ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और वही 100% के बराबर होता है, और उसी से सबका प्रतिशत निकलता है, सबका A to Z का। तो फॉर्मेट में देख लेते हैं, जब फॉर्मेट में देखेंगे प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा, करेंट ईयर का अमाउंट होगा, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज होगा, करेंट ईयर का परसेंटेज होगा। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पर जैसे इस चीज को, यहाँ पर रुपए का सिंबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रुपए का सिंबल होना चाहिए। ठीक बात। अब इसमें देखिए जैसे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, यही आपका नेट सेल है, यही आपका नेट सेल है, यानी शुद्ध विक्रय। ठीक है, यही है। अब यहां पर अमाउंट जो भी होगा और यहां पर अमाउंट जो भी होगा, इसी से सबका प्रतिशत आगे लेकर के चलना है, सब कुछ का इसी से लगेगा। तो ये परसेंट हमेशा 100 के बराबर होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, ये हमेशा 100 के बराबर होगा। और इसके हिसाब से अदर इनकम का प्रतिशत निकालेंगे, जो भी होगा यहाँ पे डाल देंगे प्रीवियस ईयर का, इसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू का निकलेगा, और ये 100 से ज्यादा ही होगा अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट है तो वो भी यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आपके जितने भी एक्सपेंसेस है उन सबको भी देखेंगे, और सबका एक एक करते हुए सब कुछ का इसी को आधार मानते हुए परसेंटेज निकालेंगे, सब कुछ का, जितने भी मद आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सारे मदों का तो निकालते जाएंगे, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस में डाल देंगे, करेंट ईयर का करेंट ईयर में डाल देंगे। और इसका भी एग्जांपल आप जो है क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया होगा, जरूर देख लीजिएगा, बड़ा आराम से आपको समझ में आएगा। और एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सबका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर दिया होगा तो ठीक है, ठीक बात, यही आपका होमवर्क है। बात समझ में आ गया, सभी लोग कर लीजिएगा इस बात को, अगर आप लोग की किताब में दिया होगा तो, वरना इसका तो मुख्य रूप से तो थ्योरी ही आता है, न्यूमेरिकल अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगला कुछ थ्योरी और होता है जिसमें कुछ विश्लेषण के और तकनीक है, जैसे अभी हमने दो तकनीक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा जिसका नाम था हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्परेटिव को तुलनात्मक विवरण। ठीक है, फिर दूसरा आपने पढ़ा कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसको हम लोग जो है समान आकार का विवरण कहते हैं। फिर हम लोग अब तीसरा पढ़ रहे हैं, ये इसका नाम क्या है, प्रवृत्ति विश्लेषण। ठीक है, नाम ही प्रवृत्ति है, ट्रेंड एनालिसिस, यानी ये प्रवृत्ति दिखाएगा कि व्यापार का जो है ट्रेंड कैसा चल रहा है, व्यापार बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में, उन्नति हो रहा है क्या उन्नति हो रहा है, ये बताएगा। तो देखिए क्या बोला है, प्रवृत्ति विश्लेषण का वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इस हेतु कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, इसके बाद उसमें किसी एक को आधार मान लिया जाता है। कई वर्षों के वित्तीय सूचनाएं आपने ले लिया और उसमें से किसी एक वर्ष को आधार मान लेंगे, जनरली सबसे आखिरी वर्ष को आधार मान लेते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं, आधार मान लिया जाता है, और इस आधार पर अन्य वर्षों की राशियों का अनुपात ही प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है, और उसी के हिसाब से हर वर्ष का
हर वर्ष का अनुपात निकालते जाएंगे, हर वर्ष का प्रतिशत निकालते जाएंगे, और वही आपका प्रवृत्ति दर्शाएगा कि बेस ईयर की तुलना में इस ईयर कितना प्रवृत्ति हुआ है, बढ़ा कितना, घटा कितना, यही बताएगा। ठीक है, तो ये भी बढ़ने घटने को ही बताता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र की ज्ञात किया जाता है, यानी वही प्रवृत्ति अनुपात निकालने के लिए जो सूत्र बताया। तो प्रवृत्ति अनुपात बराबर क्या होता है, चालू वर्ष का मूल्य, यानी जिस वर्ष का प्रवृत्ति निकाले उस वर्ष का मूल्य होगा, बटे में आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य यानी जिस वर्ष को आपने बेस माना है, जो जनरली सबसे स्टार्टिंग का वर्ष माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप 2019 से 2023 तक का आंकड़ा ले रहे हैं, तो 2019 साल के आप आधार वर्ष मान लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए आप 23 का निकाल लें तो 23 का यहाँ पे मूल्य होगा, अगर 22 का निकालें तो 22 का मूल्य होगा, अगर 21 का निकालें तो 21 का मूल्य होगा, इस प्रकार से। ठीक बात, तो ये हो गया। और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि प्रतिशत में व्यक्त करते हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। अगर अनुपात में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई नहीं होगा, केवल इन दोनों को ले लिया जाएगा। ठीक बात, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा एक और विश्लेषण होता है जिसे हम लोग औसत विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, एवरेज एनालिसिस, इसमें हम सबका जो है एवरेज निकाल कर जो है अपना विश्लेषण करते हैं। ठीक बात, तो क्या हो रहा है, औसत विश्लेषण से आशय किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के समंकों का औसत के रूप में प्रस्तुत करने से है, या किसी व्यवसाय में समंकों की प्रवृत्ति की तुलना औसत समंकों से करने से। ठीक है, औसत विश्लेषण में सभी समंकों को औसत बना लेते हैं और फिर आपस में तुलना करते चलते हैं। ठीक बात, तो यही इसमें ये बहुत सिंपल सा बात है। तो दो प्रकार के औसत बनते हैं, एक सामान्य औसत बनते हैं, दूसरा भारित औसत बनते हैं। ख्याति में भी पढ़ा था ना, दो प्रकार के औसत होते हैं, एक औसत लाभ जो होता था सामान्य औसत लाभ, दूसरा होता है भारित औसत लाभ। उसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है, तो जब सामान्य औसत लाभ होगा उसमें मूल्यों का योग लेकर के मदों की संख्या से भाग देते हैं, सामान्य औसत आ जाता है। और भारित में भार का प्रयोग हो जाता है, इसमें मूल्यों का योग गुणे भार कर लेते हैं और फिर बटे में क्या करते हैं, मदों की संख्या से जो है भाग देते हैं। इस तरीके से भारित औसत आ जाता है। तो ये बात हो जाता है। जनरली इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवृत्ति विश्लेषण जो है पूछ लिया जाता है, तो इसलिए उसको आप याद रखिएगा जरूर। फिर इसके बाद अगला हमारा आ जाता है अनुपात विश्लेषण। ये पूरा का पूरा एक नया चैप्टर है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के तौर पे पढ़ेंगे। वहां पर आपको खुद ही इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा भाई, हर चीज नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये पूरा का पूरा सब चीज मिल जाएगा। इसको जो है छोटा सा बात यहाँ पर लिखा है वही पढ़ लेते हैं। वित्तीय विवरण के विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण का महत्व स्थान है। इसके द्वारा संख्यात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे जब भी आप अनुपात विश्लेषण करेंगे तो उसे या तो इस तरीके से व्यक्त करेंगे, या तो उसे प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, या तो उसे गुना में व्यक्त करेंगे। ये तीन तरीके से इसे व्यक्त किया जाता है और आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जितने अनुपात बनते हैं वो सारे अनुपात आपको सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कोष प्रवाह विवरण। ठीक है, इसके बारे में भी थ्योरी आप जो है रोकड़ प्रवाह वाले, ठीक है, रोकड़ प्रवाह वाले चैप्टर में, तो आपको उसमें इसके बारे में थ्योरी जरूर मिलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिलेगा। कोष प्रवाह और रोकड़ प्रवाह में अंतर जरूर मिलेगा, क्योंकि अंतर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट के नेक्स्ट यानी सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मिलेगा। यहाँ पर भी एकदम हल्का सा डिटेल है, क्या होता है उसके बारे में बताया गया। तो इस विधि में वित्त प्राप्ति के स्रोत तथा वित्त या कोष का प्रयोग किस प्रकार किया गया है यह प्रदर्शित होता है। कहां से वित्त आ रहा है और उसका कैसे प्रयोग किया गया ये इसमें देखा जाता है। ठीक बात, किंतु इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके वजह से ये मत सोचेगा ये व्यापार की वित्तीय स्थिति बताएगा। वित्तीय स्थिति के लिए आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। ये केवल बता रहा है कि पैसा कहां से आया और कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, ये बस इतना ही ये जानकारी देता है। इस विधि में कार्यशील पूंजी का विश्लेषण भी शामिल होता है और इसमें मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी का ही विश्लेषण करते हैं कि कार्यशील पूंजी हमारे पास, क्योंकि जब कोष की बात कर रहे हैं ना कि कोष कहां से आया, कोष कहां गया, तो कोष में हमारा अल्पकालीन कोष भी होता है और अल्पकालीन कोष ही कार्यशील पूंजी का मुख्य आधार बनता है। तो इसलिए उसकी जानकारी भी इसके जरिए हमें प्राप्त होता है। और फिर हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण है, ये पूरा का पूरा सेकंड नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो ये आपको जो है सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये पूरा का पूरा जो है जानकारी मिलना ही मिलना है। तो आप बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे, पूरा डिटेल जानकारी भाई, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सब लगेगा और न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते भी हैं तो अच्छे तरीके से सीखना है। तो वो तो आपको जो है अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दिया है, क्या बोला है, इस विधि में एक निश्चित अवधि में रोकड़ की प्राप्ति एवं रोकड़ के प्रयोग की विभिन्न मदों को प्रदर्शित किया जाता है तथा अवधि के अंत में रोकड़ या बैंक अधिविक्रय के शेष की भी गणना की जाती है। इसमें यही किया जाता है। ठीक है, और इसकी पूरी जानकारी आपको उस चैप्टर में मिलेगा। क्या होता है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैसे बनता है, कौन कौन से मदे इसमें जाते हैं, किस तरह से सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, सब जानकारी आपको अगले में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे टूल्स एंड टेक्निक हो गए हमारे किसके, वित्तीय विवरण के विश्लेषण और निर्वचन के। ठीक है, तो आज हो गया हमारा ये चैप्टर समाप्त। हम लोगों ने क्या किया, वित्तीय विवरण विश्लेषण वाला चैप्टर कर लिया समाप्त। वित्तीय विवरण का विश्लेषण एवं निर्वचन हमने ये पूरा देख लिया। ठीक है, ये हमने अच्छे तरीके से पूरा देख लिया, समझ लिया, समाप्त हो गया। और हमारा जो है आगे होमवर्क क्या है,
होमवर्क के तौर पर हम यही बोलेंगे, जितने भी हमने बोला था ना सभी मेथड का एक एक क्वेश्चन आपको लगा लेना, जो जो हमने बताया, ठीक है। तो किसका किसका, तुलनात्मक विवरण का, ठीक है, तुलनात्मक विवरण का, दोनों चीज मतलब आर्थिक चिट्ठा के लिए भी दो प्रकार का तुलनात्मक विवरण होता है ना, एक आर्थिक चिट्ठा और दूसरा लाभ हानि विवरण, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा, लाभ हानि विवरण। इन दोनों के ऊपर आपको जो है एक क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल दोनों का लगा लेना। आप चाहे तो उसको एग्जाम्पल देख लें या फिर आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन सीखना है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वैसे आता नहीं है, बाई चांस आ गया तो क्या करेंगे भाई। तो अच्छी बात है, आसान है, आराम से आपको समझ में आएगा, इसलिए सीख लीजिएगा। सेम इसी तरह समान आकार वाले भी है ना बात, समान आकार विवरण का भी आपको इसी तरह काम करना है, ठीक है। तो आप जो है इन दोनों का जो है क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया तरीके से सीख लीजिएगा। तो बस आज की क्लास हमारा यहीं तक। इस क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा ये चैप्टर समाप्त किया। अगला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा अनुपात विश्लेषण का, जिसे हम लोग लेखांकन अनुपात भी कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त वाला वो चैप्टर है और मजा आएगा। जिसको भी मैथ पसंद है उसको वो चैप्टर में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।